आपके सामने ये जूम लाइब्रेरी का एक क्लिप है। जूम लाइब्रेरी आपकी बाकी जो फिजिकल लाइब्रेरीज होती है उसी का एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो बाकी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ एक नॉन डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट में अपनी पढ़ाई कवर कर सकते हो। एंड आपको एक ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होती है। प्लस में आपके सिटिंग आवर्स बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाते हैं। एंड इसके अलावा हम लोग कुछ शेड्यूल्स भी रन करते हैं एग्जाम स्पेसिफिक जो भी हो रहा होता है, जो आपको सिलेबस वगैरह कवर करने में बहुत हेल्प करता है। सो यू गेट अ वेरी ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट टू इंक्रीज योर सिटिंग आवर्स। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एडमिन का यूजर नेम होगा, आप कॉन्टैक्ट करके जूम लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हो। प्रणाम देवियों और सज्जनों, दिस इज द फोर्थ एंड द फाइनल वीडियो ऑफ द मंथ ऑफ मे। पहले 3 में हम लोगों ने सारे टॉपिक कवर कर लिए एक्सेप्ट दिस साइंस एंड टेक। तो ये फाइनल वीडियो है, इसमें से कवर कर देता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद साइंस एंड टेक। टॉपिक नंबर 7.1 है 3 पेरेंट बेबी। ये टॉपिक पहले आपके प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। ऑलराइट, अभी रिसेंटली 2022 में ही पूछा था, शायद इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट। अभी टॉपिक न्यूज़ में इसलिए था ना, रिसेंटली एक बच्चे ने जन्म लिया था, उस बच्चे का जन्म हुआ था बिकॉज ऑफ विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी MDT। ये 2 टेक्नोलॉजीज हैं यहाँ पर। हम लोग इन 2 चीज़ों पे समझेंगे। एक होता है मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर और एक होता है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो पिछले कुछ महीनों से और आपने थोड़े से PYQs देखे होंगे तो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर आपको पढ़ा शब्द दिखाई दे रहा होगा। ये टॉपिक एग्जाम में पूछा गया है, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ मैं। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ये 3 पेरेंट बेबी क्या होता है। एक्चुअली तो पेरेंट मतलब जो बेबी होता है वो 2 पेरेंट्स होता है, मेल एंड फीमेल, मदर एंड द फादर। अभी तीसरा पेरेंट कौन है, कहाँ से आ गया, इसके लिए हम लोगों को ना थोड़ा सा ये माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस को समझना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो बचपन में स्कूल में 6th 7th 8th 9th में सब लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी होगी। बायोलॉजी में हम लोग एक चैप्टर पढ़ते थे, उसका नाम होता था सेल। सेल हम सबकी बॉडी में होते हैं, ठीक है। सेल को हम लोग लिखते थे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑलराइट, अब एक जो सेल होता है ना, वो सेल के अंदर ना बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो आप लोग सेल पढ़ते हो, प्लांट सेल एक अलग होता है, एनिमल सेल अलग होता है। एक यूकैरियोटिक सेल पढ़ते हो, एक प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ते हो। साइंस एंड टेक की भी अगर आप बायोलॉजी के नोट्स पढ़ते हो, स्टडी मटेरियल जो आपका बेसिक वाला है, उसमें भी आप ये पढ़ते हो। हमारा जो सेल होता है ना, सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। न्यूक्लियस वगैरह होता है, लाइजोसोम्स होते हैं, गोल्जी बॉडीज होती हैं, सेल मेम्ब्रेन होता है ना, बहुत सारी चीज़ होती हैं। तो सेल के अंदर ही एक चीज़ होती है, उसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसकी डेफिनेशन में लिखा जाता है दिस इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि पूरे सेल को पावर देता है ये। ओके, इतना ही समझना इस टॉपिक के लिए हमें काफ़ी है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। इन्होंने कहा कि यूजिंग दिस माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट, एक बच्चे ने जन्म लिया है रिसेंटली यूके में। ये एक टेक्निक है जिसमें IVF से कंसीव किया जाता है। IVF क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि टेस्ट ट्यूब भी समझते हो आप लोग, सबने पढ़ा होगा, बहुत कैजुअल सा एक टॉपिक है। कॉन्सेप्ट क्या होता है ना कि मदर का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज मदर के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोई डिजीज हो सकती है, मे बी। जो मैं थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करता हूँ आपके लिए। तो दिस इज अ कपल, ठीक है, मदर इज देयर प्लस फादर इज देयर। दे वांटेड टू हैव अ बेबी थ्रू द नेचुरल प्रोसेस बट इट कुडंट हैपन। ये लोग क्या करते हैं, ये हॉस्पिटल जाते हैं, ये IVF लेते हैं। IVF में क्या होता है ना कि इनका जो फ्यूजन होता है ना, जो स्पर्म का और एग का, वो टेस्ट ट्यूब में किया जाता है और उसके बाद उसको मदर की वूम में रखा जाता है फॉर द फर्दर डेवलपमेंट। अब होता ही है ड्यूरिंग द IVF उसकी टेस्टिंग की जाती है, तो पता चलता है कि मदर का जो एग था ना, उसके माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ इश्यूज थे, ठीक है। अब मदर का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, उसको ट्रीट करने के कुछ प्रोसेस बनाए गए, उसमें आता है ये हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट, यानी कि वी गेट अनदर डोनर, जो मदर 2 होती है फीमेल, उसकी बॉडी से जो माइटोकॉन्ड्रिया के हेल्दी पार्ट पोर्शन होता है ना, वो लेकर के ओरिजिनल मदर के माइटोकॉन्ड्रिया के साथ मैच किया जाता है और उसको रिप्लेस किया जाता है। सो दिस वे द पर्सन बिकम्स अ 3 पेरेंट बेबी। ओरिजिनल मदर थी, ओरिजिनल फादर थे, बट मदर के बॉडी में कुछ इशू था, इसके कारण से एक दूसरी मदर की बॉडी से कुछ पोर्शन लिया गया, ठीक है। और फिर उस कारण से वो जो बच्चा बनेगा उसमें तीनों के सेल होंगे, मदर के, फादर के और जो डोनर मदर थी। मैंने बहुत सरल भाषा में आपको ये समझा दिया है। अब थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स उनको समझ लेते हैं। अब ये देखो, जो पासिंग होती है ना माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज की फ्रॉम द पेरेंट टू चाइल्ड, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय MDT ईदर बिफोर और आफ्टर द IVF ऑफ द एग। ये स्टेटमेंट आपके प्रीलिम्स में आई थी एग्जाम में, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत मार्क भी किया था। वो कहना चाह रहा है कि जब आप IVF करते हो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब के अंदर एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन करते हो, फ्यूज करते हो, तो उसमें
आपको जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज को प्रिवेंट करना होता है ना, तो टेस्ट ट्यूब होती है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में आपने कंपोनेंट ऐड किया। अब आप ये भी कर सकते हो कि टेस्ट ट्यूब में डालने से पहले आप मदर और फादर का जो ये सेल्स वगैरह थे इनको पहले ट्रीट कर दो, या फिर आप फ्यूजन करा दो, फ्यूजन करने के बाद जो हो जाएगा उसके बाद भी उसको ट्रीट कर सकते हो। तो इधर बिफोर और आफ्टर दी आईवीएफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, क्योंकि ये पीवाईक्यू में आ चुका है और ये टॉपिक रिपीट हो जाते हैं। तो ये मैं सोच रहा कि यार ये तो अभी आया था ना रिसेंटली, अब थोड़ी पूछेंगे, यूपीएससी पूछता है चीज़ों को रिपीट करके। कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है, एम्ब्रियोज के अंदर स्पर्म्स और एग्स वगैरह कंबाइन होते हैं रिजल्टिंग डीएनए बेबी, इजी थिंग, मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी। प्रोसेस क्या होता है माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट का, मदर का फर्टिलाइज्ड एग होता है, न्यूक्लियस के अंदर अनहेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पेरेंट का न्यूक्लियर मटेरियल इज रिमूव्ड एंड केप्ट, हटा देते हैं। डोनर, अभी थर्ड पेरेंट है यहाँ पर, उनका जो न्यूक्लियस होता है उसमें हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। डोनर का जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो पेरेंट के न्यूक्लियर मटेरियल के साथ रिमूव, मतलब डोनर का जो न्यूक्लियर मटेरियल रिमूव पेरेंट्स न्यूक्लियर मटेरियल, ये वाला हेल्दी वाले ने इस अनहेल्दी वाले को रिमूव कर दिया और डिस्ट्रॉय कर दिया अनहेल्दी वाले को। डोनर का जो एग था, अपने पेरेंट का जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो प्लेस कर देते डोनर के एग के अंदर। सिंपल है, जो मैंने समझाया ना आपको उसको डायग्राम में बता रखा है। एक चीज़ यहाँ पर है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। अच्छा ये गिवन है यहाँ पे, मुझे देखा नहीं था। सेल की फंक्शनिंग में काम आते हैं। तो कभी कभी माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं उसकी फंक्शनिंग वगैरह में, तो उस तरह की जो डिजीज होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया के कारण होने वाली, उनको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज। ऑलराइट, अब समझना ये माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस इन अ फैमिली, ये इन्होंने थोड़ी गड़बड़ दे रखी है यहाँ पर, ये दोनों की सेम दे रखी थी। तो मैं जब इसको अंडरलाइन करने की कोशिश करता मुझे भी लगा थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, बट एक आइडिया हल्का सा आप समझ सकते हो। ये एक लेडी है, इनकी शादी इस व्यक्ति से होती है। ऑलराइट, तो शी इज द ग्रैंड मदर विद अ फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रियल जीन। इनका जो जीन है ना उसमें कुछ फॉल्ट है इनके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ पर, ठीक है। अब इनके एक बेटा होता है, ऑलराइट, और इनकी एक बेटी होती है। तो बेटी अनअफेक्टेड रहती है बट बेटा अफेक्टेड हो जाता है, ठीक है। फिर बेटे की शादी होती है एक लड़की के साथ जो अनअफेक्टेड थी, ठीक है। तो इनकी डॉटर होती है वो इज अनअफेक्टेड। ऑलराइट, एक और भी कैटेगरी है यहाँ पर, एक इनकी अफेक्टेड डॉटर भी हो सकती है मान लो, और उस लड़की की किसी लड़के से शादी होती है, दे विल हैव मतलब अफेक्टेड सन। देन जो अनअफेक्टेड डॉटर थी उसकी किसी अनअफेक्टेड पर्सन के साथ शादी होती है, द फीमेल, उनकी जो डॉटर हो सकती है उसके पास ये डिजीज कैरी ऑन हो सकती है। अब इन्होंने बड़े डायग्राम कंफ्यूजिंग दे रखे हैं। अब इसकी उन्होंने कोई की दी नहीं है यहाँ पर, इसकी की उन्होंने यहाँ दे दी है, इसकी की उन्होंने यहाँ दे दी है, ठीक है। ये वाले की फॉल्टी वाले की उन्होंने यहाँ दे दी है, इसका क्या समझे, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो गया था, इसलिए मैं तो कहूँगा इग्नोर भी कर सकते हो। हाँ, मैंने थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश की उसमें। अब ये जो प्रोसेस था माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन का, इसके दो टेक्निक्स होते हैं, ठीक है। उन दोनों टेक्निक को जरा थोड़ा देख लेते हैं। एक होता है मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर, एक होता है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ डेफिनेशन का डिफरेंस है, तो हम लोग डेफिनेशन से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखो वर्ड को देखो, एग्जाम में ना जब डेफिनेशन ऐसे कीवर्ड आ जाते हैं ना तो समझना बड़ा भारी हो जाता है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस करके देखो कि यार अगर मेरे पास ऐसा शब्द गिवन है तो क्या मैं इस शब्द को ब्रेक कर सकता हूँ। मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर, पहली बात तो कुछ ट्रांसफर की बात कर रहा है, ओके फाइन। फिर ये मैटरनल की बात कर रहा है तो यानी कि कुछ मदर से संबंधित होने वाली चीज़ है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, वो कह रहा था न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम एग्स, यानी कि फीमेल से रिमूव किया गया एंड ट्रांसफर्ड इनटू डोनेटेड एग्स विच हैव देयर न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल रिमूव, ओके फाइन। द एग्स आर देन फर्टिलाइज्ड विद स्पर्म टू क्रिएट द एम्ब्रियोज। एक बार सिर्फ डेफिनेशन को दोबारा से साथ में पढ़ो। न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द एग्स, एग्स किसके पास होते हैं, फीमेल के पास। न्यूक्लियर को मटेरियल को रिमूव किया और फिर ट्रांसफर कर दिया डोनेटेड एग्स में जिसके पास न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल था। अब एग्स को फर्टिलाइज कर दिया स्पर्म के साथ, सिंपल जो मैंने ऊपर समझाया था। लेकिन प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर में क्या होता है, अगेन कीवर्ड ब्रेक करो, वो कह रहा है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर है, यानी कि कुछ ट्रांसफर तो हो ही रहा है बट यहाँ पर बात कहीं ना कहीं न्यूक्लियस की न्यूक्लियर की आ रही है, ठीक है। अब डेफिनेशन में क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है एग्स आर फर्टिलाइज्ड विद स्पर्म इन अ लैब टू क्रिएट एम्ब्रियोज, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो गया, लैब में हुआ टेस्ट ट्यूब के अंदर और एम्ब्रियो क्रिएट हो गया। अब जो न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल था ना हर एक एम्ब्रियो के अंदर, उसको ट्रांसफर करेंगे एम्ब्रियोज में यूजिंग द डोनेटेड एग्स एंड स्पर्म फ्रॉम द स्पर्म प्रोवाइडर। थोड़ा सा उन्होंने एक नया मेथड ऐड कर दिया, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों को चेंज कर दिया, लेकिन दोनों में से कोई ना कोई जो चीज़ बेहतर ही होती है ना, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओवरऑल ये जो प्रोसेस होता है ना माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट, अच्छा ये जो ऊपर डायग्राम है ना वही सब समझा रखा है इसमें, इसको एक्सप्लेन करके स्टेप्स में। तो जब ये डायग्राम इग्नोर करके अगर ये पढ़ोगे ना, दोनों में कितना साफ साफ डिफरेंस आपको दिखाई देगा। हमने पढ़ तो लिया, समझ लिया। अब जरा ये देखते हैं यार हम लोग क्यों कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रियल
डोनेशन ट्रीटमेंट को। किसी बीमारी को बचाने के लिए हमने देखा था कि मदर की बॉडी में कुछ इशू था और फादर की बॉडी ठीक थी, लेकिन मदर नहीं चाहती थी कि वो इशू आगे कैरी ऑन हो, तो दे एडेड फॉर एन सेकेंड मदर, जिन्होंने एक हेल्दी कॉम्पोनेंट प्रोवाइड किया ताकि उनका जो बेबी होगा वो हेल्दी, उसकी बर्थ हेल्दी हो। ऐसा पाया गया है 1 in the 6,000 बेबीज दे आर अफेक्टेड बाय दिस काइंड ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज। इस कारण से इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है। जेनेटिक कनेक्शन, तो कहीं ना कहीं जो विमेन होती है उनकी पुअर क्वालिटी हो एक्स की होती है, बायोलॉजिकली बच्चे से ऐड हो जाती है। हम लोगों ने ऊपर जो इनहेरिटेंस चार्ट में देखा था। एक रिप्रोडक्टिव फ्रीडम भी है ना। इसके कारण क्या होता है कि देयर आर सेम सेक्स की जो फीमेल कपल्स होती हैं, तो फीमेल दे गेट मैरिड, मेल ऑल्सो, बट मेल वाले थोड़ा इशू होता है, बट फीमेल दे गेट मैरिड, तो समहाउ दे वांट अ चाइल्ड, है ना, जो उन दोनों से जेनेटिकली रिलेटेड होता है, तो दे कैन हैव अ चाइल्ड यूजिंग दिस। इसमें ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, एथिकल इश्यूज हो सकते हैं। डिजाइनर बेबीज बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, गलत हाथों में पड़ सकती है, तो वो डिजाइनर बेबीज बना पाएंगे। अब डिजाइनर बेबीज से क्या होता है ना, डिजाइनर बेबी में आप एक बच्चे को इंजीनियर करते हो विद प्रेफर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि आप क्या करोगे, आप उसमें कोडिंग से फिक्स कर दोगे, इसकी हाइट इतनी ही रहेगी, इसका वेट इतना ही रहेगा, इसकी आंखें इतनी अच्छी रहेंगी, इसके बाल ऐसे रहेंगे, इसके शरीर का कलर ये रहेगा। उसको बोलते हैं डिजाइनर बेबी। आपने अपनी इच्छा से आर्टिफिशियली सब कुछ बना लिया। अदरवाइज क्या होता है, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो हमें नहीं पता होता क्या हाइट होगी, क्या वेट होगा, किस तरह की आईज का कलर होगा, किस तरह के बालों का कलर होगा, स्किन कलर क्या होने वाला है, हमें कुछ भी नहीं पता होता है। बट दिस इज वन ऑफ द एथिकल कंसर्न कि इसके बाद इंजीनियर बेबीज बनना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर इशू रहेगा माइटोकॉन्ड्रियल डोनर का भी रोल का। भाई उसमें थर्ड पर्सन ऐड हो गया है, सेकंड मदर। कहीं ना कहीं वो बायोलॉजिकल क्लेम कर सकते हैं ना फ्यूचर में, अगर उनको लगे इसमें मेरा भी तो कंपोनेंट है। किसी ने क्लेम करने की कोशिश की, हावेवर ये जो प्रोसेस हो रहा होता है, सब डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है इसका, ठीक है, कि जो डोनेशन वाला पर्सन होगा, द मदर, शी विल नेवर क्लेम फॉर द बेबी। बट ये दिस इज वन ऑफ द इशू डेफिनेटली ना, डॉक्यूमेंट्स ही तो है, कुछ ना कुछ अगर फॉर्जरी वगैरह कर दी, झूठे साइन वगैरह इधर उधर करके चीज़ें बदली जा सकती हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है। और इसमें डोनेशन ट्रीटमेंट में क्या इश्यूज होते हैं, वो तो एथिकल इश्यूज है। जनरल इश्यूज क्या होते हैं, ये प्रोसेस ना बहुत डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब होता है इसमें बदलाव आते रहते हैं। इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, इवॉल्व हो रही है, लर्निंग्स आर बीइंग एडेड अप टू दिस, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट होंगे या नहीं होंगे, प्रॉब्लम हो सकती है। इनकम्पैटिबिलिटी के रिस्क बहुत होते हैं। अब इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या हो गया, भाई ये मदर वन थी, ठीक है, विद द फादर, मदर एंड द फादर, बट दे ऑल्सो हैड टू मीट द सर्टेन बायोलॉजिकल कंडीशन विद द मदर टू। दोनों के सेल्स की कंपैटिबिलिटी भी तो चेक करेगा ना डॉक्टर, तभी तो IVF कर पाएगा। डेटा की हमारे पास कमी है, ठीक है, हम लोगों के पास ये देखो डेटा ये कह रहा है कि 6,000 में से एक बच्चों को ऐसी बीमारियां होती हैं, तो कितने सारे लोगों को टेस्ट करना पड़ेगा। फिर एक UK में अभी एक बर्थ सक्सेसफुल हुआ है, वी डू नॉट नो ना आगे फ्यूचर में उसको कितने लॉन्ग टर्म तक उसकी बॉडी कैसे सपोर्ट करेगी, वो माइटोकॉन्ड्रियल कुछ चेंजेस आएंगे, कैसे आएंगे, ठीक है। क्लाइमेट चेंज से भी DNA पर फर्क पड़ता है, जीन्स पे, फ्यूचर में पता नहीं वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो हमारे पास इतना डेटा है नहीं कि हम लोग इसको बहुत एक्यूरेटली डिफाइन कर दें। तो ये प्रोसेस पूरा एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है। इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड ऑल्सो, है ना, बच्चे की पर्सनैलिटी पे फर्क आएगा न्यूरोलॉजिकल लेवल के ऊपर, क्योंकि उसमें मदर का, फादर का, प्लस में सेकंड मदर के भी कुछ फीचर्स ऐड होंगे उसके न्यूरोलॉजिकल लेवल पर। कॉस्ट बैरियर्स, कीमती प्रोसेस है, सब कैरी नहीं कर सकते, तो बहुत सारे सेक्शंस होंगे जो उसको अभी एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे। ऑलराइट, तो दिस वाज अबाउट द होल टॉपिक 3 पेरेंट बेबी क्या होता है। इट्स वन इजी थिंग, प्रीलिम्स के लिए है ये टॉपिक, बहुत हद तक मेंस में आपसे नहीं पूछेंगे। बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है ये, तो ये टॉपिक मेंस में ही ज़्यादा आता है, सॉरी गलती से बोल दिया मैंने, प्रीलिम्स में ही ज़्यादा आते हैं। UPSC के हैंडी बुकलेट में आपको ये सारा कंटेंट मिलेगा। मैं आपको एक बार सबका सैंपल दिखा देता हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स है जो आपको प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, स्टैटिक कंटेंट भी और डायनेमिक भी है। 400 से ज़्यादा मेंस के क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, 200 से ज़्यादा निमोनिक्स हैं ताकि आप फैक्ट्स को याद रख सको, कोड्स वगैरह हैं, आंसर राइटिंग की चेकलिस्ट है, डेली प्रोग्रेस ट्रैकर है, टॉपर्स का कुछ डेटा है, 7 शेड्यूल है, प्लस में इसके साथ में आपको 400 से ज़्यादा आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स, प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन पेपर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन, रिवीजन पाइपलाइन, कुछ हॉट टॉपिक्स की लिस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ एंड देन यू कैन डाउनलोड देम फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। इफ़ यू टॉक अबाउट द माइंड मैप्स ना, तो आपको 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स मिलेंगे जो आपको प्रीलिम्स एंड मेंस में, प्लस में स्टैटिक एंड करंट अफेयर दोनों तरह के टॉपिक्स में आपके लिए यूजफुल होंगे। जैसे 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हो गई है, उसके अलावा जैसे गिग वर्कर्स का टॉपिक आपको रिसेंटली मेंस के एग्जाम में भी देखने को मिला था, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक की रिपोर्ट वगैरह के बारे में, GNCTD का जो बिल था इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आया था रिसेंटली, हेल्थ के डेटा को लेकर तो हर बार क्वेश्चन आता ही है, इंडिया की आर्कटिक एंटार्क्टिक पॉलिसीज को,
तो ये जो माइंड मैप्स है इनके सोर्सेज जनरली जो आपका हिंदी न्यूज़पेपर है, आपका इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर है, जहाँ से मेजरली क्वेश्चंस बनते हैं, प्लस में सनसेट टीवी के ऊपर जो बहुत सारे डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते हैं। सनसेट टीवी वही है जो पहले राज्यसभा टेलीविजन हुआ करता था, उसको बाद में अपडेट कर दिया गया क्योंकि उसमें लोकसभा टीवी को भी मर्ज कर दिया गया। एंड कुछ मेजर जो करंट अफेयर की मैगजीन में आप देखोगे वो लोग भी इन्हीं टॉपिक्स को हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और संसद से ही कवर करते हैं, तो ये टॉपिक आपको वहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। तो दीज आर ऑल दी मेजर थिंग्स जो आपको देखने को मिलेंगी। अब जैसे रेगुलेशन ऑफ एनजीओज को लेकर के क्वेश्चन था रिसेंटली, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज को लेकर, विमेन इन आर्म्ड फोर्सेज को लेकर, फिर विमेन इन जुडिशरी, विमेन इन एग्रीकल्चर को लेकर, विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर भी था। ये बहुत सारे क्वेश्चन थे जो रिसेंटली एग्जाम में आपको रिफ्लेक्ट देखने को मिले थे। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, सीबीआई वर्सेस स्टेट्स का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला था, कमर्शियल कोल माइनिंग को लेकर, फिर डिजिटल इंडिया को लेकर। दीज वर द क्वेश्चन जो आपको रिसेंटली देखने को मिले थे एग्जाम में। अब अगर हम बात करते हैं कि और क्या कुछ होगा इस माइंड मैप्स के अंदर, तो बहुत सारे डेटा में कुछ और एक्स्ट्रा आपको थोड़े से दिखा देता हूँ। जैसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लेकर के अगर क्वेश्चन बनता है, एंड देन वी हैव एंशिएंट पोर्ट्स को लेकर स्टैटिक का कंटेंट है, एनिमल हस्बेंड्री का है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को लेकर भी है माइंड मैप, उसमें क्या इश्यूज होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, फिर क्या आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हो। तो किसी भी टॉपिक में आपको जो कंटेंट पढ़ना होगा आप उसी कंटेंट को पढ़ सकते हो। तो माइंड मैप्स इस चीज़ में बहुत हेल्पफुल है। बाल गंगाधर तिलक हो गया, बिपिन चंद्रपाल हो गया, बुद्धिज्म को लेकर भी हैं, ये टॉपिक्स आते रहते हैं, तो इनके भी माइंड मैप से जो आपको इजीली चीज़ों को याद करने में मदद कर सकते हैं। कार्नेटिक वॉर्स को लेकर है, उसके बाद जो हमारा कोड आया था लेबर वगैरह कोड्स के, तो उनके सबके जो डिविजन्स थे, डायरेक्ट टैक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, फोक म्यूजिक, फिशरी सेक्टर, फॉरेन ट्रैवलर जो इंडिया में आए थे, इन सब के नाम, कौन से ईयर में आए थे, क्या कुछ उन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन किए थे, गांधार स्कूल, ग्रीन बिल्डिंग्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको देखेंगे। कुछ चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने देखी होंगी। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, देन इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशनशिप को देख लो आप, इंडिया भूटान देख लो, एंड देन इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना, इंडिया मालदीव्स, इंडिया म्यांमार, ऐसे बहुत सारे हैं, 900 प्लस है। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जैनिज्म को लेकर, मैरिज को लेकर, और रिसेंटली नेशनल पार्क्स में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या कुछ होता है, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन्स क्या होते हैं, मनरेगा के अंदर क्या कुछ रिफॉर्म्स लाए गए, उसमें मनरेगा का भी पार्ट है, सीड इंडस्ट्री, सी लेवल राइज होना, स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी जो हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, स्किल डेवलपमेंट, सोइल हेल्थ स्कीम को लेकर के, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया। इतने सारे टॉपिक्स हैं कि जो सब कुछ आपका सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, WTO को लेकर के और उसकी क्या कुछ डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। हर बार WTO से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है प्रीलिम्स में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्टेट फाइनेंसेस, रूल्स ऑफ ऑरिजिन का था, FDI पॉलिसी, राष्ट्रीय कृषि योजना, PM किसान सम्मान निधि वगैरह। सो ऑल द कंटेंट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू UPSC सिलेबस जो प्रीलिम्स और मेंस में मिलेगा, स्टैटिक भी है, एंड देन डायनामिक कंटेंट इज ऑल्सो देयर। तो यू नो कि आपको टॉपिक में से कौन सी चीज़ पढ़नी, कौन सी इग्नोर करनी, वो वाला पार्ट माइंड मैप से बहुत ईजी हो जाता है। लाइक गगनयान के व्हीकल के बारे में जानना हो, रशियन कनेक्शन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो माइंड मैप से वो चीज़ों को पढ़ना आसान हो जाता है। फिशरी सेक्टर में उसमें इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, वेरियस इंटरवेंशन क्या है, रिसेंटली ड्राफ्ट क्या आया था। इस तरीके से ये जो माइंड मैप्स हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, चीज़ों को आसान कर देते हैं। अब मैं आपको निमोनिक्स दिखाता हूँ। तो निमोनिक्स आपको फैक्चुअल चीज़ें याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट्स, कीवर्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी के तो बहुत ज़्यादा हैं, 8 शेड्यूल, क्विक नोट्स, आर्टिकल्स वगैरह को लेकर, इंडियन स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सोर्सेज क्या थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स कौन से डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है किस स्टेट में, थर्मल पावर प्लांट्स कौन से स्टेट्स में, इनको आपको दिखा देता हूँ और भी आगे जाके। फिर बहुत सारे रैंडम भी है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जैनिज्म की, दिल्ली सल्तनत, फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स, डिफरेंट कंट्रीज कौन सी कैस्पियन सी के पास, 7 हिल्स ऑफ रोम, 7 फील्ड्स ऑफ रेनबो रेवोल्यूशन, मलक्का स्ट्रेट, एड्रियाटिक सी की कंट्रीज वगैरह को लेकर। तो देर आर मोर देन 200 निमोनिक्स जो आपको बहुत सारा फैक्चुअल डेटा याद करने में मदद कर सकते हैं, जिन्हें आप अपनी चीज़ों को, अब देखो ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है, किसी को फंडामेंटल ड्यूटीज़ वैसे ही याद हो जाती हैं, देन दे डोंट नीड टू गो थ्रू देम, बट किसी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो इन डेटा को यूज़ कर सकता है एंड अपनी नीड्स के हिसाब से। इट्स नॉट नेसेसरी आपको सब चीज़ें याद करनी, जैसे शेड्यूल्स याद करने हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM के, तो ये इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आपको सिटीजनशिप को लेकर के कैसे एक्वायर करना होता है, तो यू कैन यूज़ दिस वर्ड ब्रांड करके। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हिसाब से। 92nd अमेंडमेंट में 8 शेड्यूल में 4 लैंग्वेजेस यूज़ की हुई थी, तो उसमें BDMS आप यूज़ कर सकते हो, BDS डिग्री को यूज़ कर सकते हो। कुछ में तो एक चीज़ के दो आपको निमोनिक्स मिलेंगे, ताकि आपको जो याद करने में आसानी आप वो यूज़ कर सकते हो। तो कंट्री वाइज थे ये, बहुत सारे देखोगे। तो रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स हैं, ओडिशा के अंदर हैं, तो उसका शॉर्टकट है जलापेट इज़ ए मैकेनिक इन ओडिशा, बलीन हु लिव्स इन चिली, महा एंड हीरा स्पीक्स ओडिसी लैंग्वेज, तो महानदी और हीराकुंड डैम हो गया। तो रिवर के ऊपर कौन सा डैम है उसके हिसाब से भी देर आर मोर देन 200 जो आपको एग्जाम में बहुत यूजफुल रहेंगे। आंसर राइटिंग करते रहें, बहुत सारे जेन्युइन जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि आप एक 5 pronged अप्रोच यूज़ करोगे, तो आप यू कैन मेंशन यूनिलेटरल, बायलेटरल, सब रीजनल, इस तरीके से। देन
देर आर सर्टेन थिंग्स लाइक आप 5F मेंशन करना चाहते हो कहीं पर, तो फूड, फीड, फाइबर, फ्यूल एंड फाइन केमिकल्स। उसी तरीके से आप और भी चीज़ें देखोगे, 4D करना हो, डिस्कस, डिबेट, डिसाइड, डिसरप्शन, फ्रॉम टॉप डाउन टू बॉटम अप, जैसे नीति आयोग में ये चीज़ यूज़ करते हैं। 3S में स्किल, स्केल, स्पीड, ऐसे मोर देन 400 हैं जो डिफरेंट डिफरेंट, आप GS 1 2 3 4 अपने ऑप्शनल में, एसेज में आप इस तरह के कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, जैसे कि साफ नीयत, सही विकास, और लाइफ साइकिल बेस्ड अप्रोच, टेररिज्म एंड टॉक्स के नॉट गो टुगेदर, डबल एज स्वॉर्ड, और 3Ps में जो सूटेबल प्रोडक्ट, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, कमिटेड पीपल, ये एथिक्स में यूज़ हो सकता है। 5Is में इरिगेशन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस, इंटेंसिफिकेशन, और विशफुल थिंकिंग, करप्शन इज इक्वल टू मोनोपोली प्लस डिस्क्रिप्शन माइनस अकाउंटेबिलिटी। 3F मतलब फंड, फंक्शन, ये सब करंट अफेयर में भी बहुत कवर होते हैं, तो वहाँ से सब कलेक्ट किए हुए डिफरेंट डिफरेंट टॉपर्स के आंसर की कॉपीज में से, एंड देन यू कैन यूज देम इन योर आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग की अपनी खुद की चेकलिस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो। आप इसको जस्ट गेट प्रिंटेड और फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन खुद को टिक कर सकते हो कि ठीक है, यू हैव डन दिस पार्ट, यू हैव डन दिस पार्ट, आपकी हैंड राइटिंग एलिजिबल थी, आपके फैक्ट्स वगैरह थे। इवन आप अपनी ये शीट को प्रिंट करके अपने फ्रेंड को दे सकते हो आपस में, एंड देन योर फ्रेंड कैन आंसर इट टू यू कि ठीक है, ये वाली चीज़ तुमने ठीक की थी, और एक दूसरे के आप चेक कर सकते हो। उसी तरीके से क्वेश्चन है बहुत सारे मेंस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, तो कुछ उसमें टर्मिनोलॉजीज हैं, तो GS 1 2 3 4 को ऐसे ऐसे अराउंड 400 से ज़्यादा क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्जैक्टली सेम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हीं के थीम्स के ऊपर बेस्ड हैं ये, और इट्स जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको वर्बली डिस्कस कर सकते हो, और एग्जैक्टली सेम थीम, सेम क्वेश्चन और सेम क्वेश्चन के कीवर्ड्स भी होते हैं यहाँ पर यूज़। देन वी हैव दिस डेली प्रोग्रेस ट्रैकर। डेली प्रोग्रेस ट्रैकर बड़ी गजब की चीज़ है। ये जिन लोगों को अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करने में दिक्कत होती है ना, प्रायोरिटाइज करने में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये जब आप डाउनलोड करोगे ना, उसमें आपको पूरा हाउ टू का वीडियो होगा, उसमें आपको एक्जैक्टली दिखाया होगा मैंने कि आपको यहाँ टास्क में क्या एंटर करना। ये मैंने थोड़ा स्क्रीनशॉट लिया था, तो आई थिंक इसकी क्वालिटी थोड़ी सी आपको डिग्रेडेड दिख रही होगी। इसमें होता क्या है ना, यहाँ पर अपना टास्क मेंशन करते हो, उस टास्क में आपको क्या करना है वो आप यहाँ मेंशन करते हो, उसका एक टारगेट रखते हो, उसमें आप खुद को मार्क्स देते हो, तो आपकी परसेंटेज आपको डेली पता चलती है, आपको 5 दिन का अपना एवरेज पता चलता है, एंड आपका एक ग्राफ प्रिपेयर होता रहता है यहाँ पर, जैसे कि ये रहा आपके सामने। अब आपने पॉलिटी का कोई काम करना था, आपको चैप्टर 5 करना है 2 घंटे में, टोटल आपको 10 मार्क्स थे, आपने खुद को पूरा कर लिया तो 10 मार्क्स दे दिए। तो आपकी फर्स्ट डे का आपने सारे काम कैसे कैसे किए, कोई काम आपने कम किया तो आपने खुद को 7.5 दिए, कोई काम आपने किया ही नहीं तो आपने 0 छोड़ दिया, तो अकॉर्डिंगली आपकी डेली परसेंटेज आपको पता चलती रहेगी। फिर आपको अपने 5 दिन की एवरेज मिल जाएगी कि आपका 5 दिन का 71% था। इस तरीके से अगर आप डेली का देखोगे, 5 दिन का आपका 85% से अगर ऊपर जाएगा ना, तो आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। तो ऐसा ही आपको ग्राफ मिलता रहेगा। अच्छा ठीक है, डे 1 मेरा ठीक था, डे 2 में मैं नीचे आ गया, देन डे 4 में थोड़ा मैंने इंप्रूव किया, डे 5 में मैंने बहुत इंप्रूव किया। ये ट्रैक करने में बहुत हेल्प करता है। जब आप डाउनलोड करोगे ना ये, तो आपको इसकी एक्सेल फाइल भी मिलेगी, और आपको इसमें हाउ टू की वीडियो मिलेगी 5-7 मिनट्स की। उसमें मैंने एक्जैक्टली बता रखा है कहाँ पे क्या टाइप करके आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। सेम से पैटर्न के ऊपर अपना एक रिपीटेशन का पाइपलाइन भी होता है। आप उसमें चीज़ें सोने से पहले आपको क्या करना है, सोते से बाद में आपको क्या रिपीट करना है, ताकि आप भूलो ना। देयर आर मेनी थिंग्स जो आपको एक दिन करनी होती है, दूसरे दिन करनी होती है, सुबह शाम। तो ये भी मैंने एक्जैक्टली हाउ टू वीडियो दिखा रखी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम लग जाएगा। यहाँ पे एक सैम्पल सा दिखा रखा है कि ऐसा कुछ आपको मिलेगा, फिर हाउ टू वीडियो से आप इसको एडिट करके अपना टॉपिक सेटअप कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, बहुत जगह यूज़ करने होते हैं। GS 2 में तो पूरा का पूरा ही यूज़ करना होता है आपको, तो इनको याद करने के लिए आसान से एक फ्री में एक PDF है साथ में, आप बहुत इजीली इसमें सर्च कर सकते हो, एंड यू कैन सिंपली यूज़ दैम। सेम तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन भी 1800 से नाना फडणवीस की डेथ से लेकर के, ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती हैं इवन प्रीलिम्स में, मेंस में याद करने के लिए, फैक्चुअल डेटा मेंशन करने के लिए। प्रीवियस ईयर के मेंस के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो दोनों तरीके से हैं। ये टाइप वाइज हैं, लाइक पहले हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर के, एंशिएंट के अलग से, और सेम ही आपको आगे मिल जाएंगे। ये 1999 से हैं, तो ये पूरा का पूरा पेपर वाइज है, तो दोनों टाइप के आपको मिल जाएंगे। फिर वो आपकी चॉइस है, आप कैसे यूज़ करना चाहते हो। देन वी हैव कोट्स वगैरह। अब जो कोट्स है ना, उनमें दो चीज़ देखेंगे। एक तो टाइप वाइज हैं, लाइक एजुकेशन के सारे कोट्स हैं, ठीक है, और फिर है ऑथर वाइज, बेसिकली जो लीडर्स वगैरह थे उनके नाम के, लाइक गांधी जी के सारी कोट्स यहाँ पर हैं, अम्बेडकर जी की हैं, एरिस्टोटल वगैरह की हैं। इसमें मैंने डिफरेंट क्या किया है, आई हैव ट्राइड टू पुट इन ब्रिंग इन द स्मॉलेस्ट कोट्स। जैसे कि अगर आप ऑफ्रा विनफ्री की देखोगे तो टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम, ये बहुत जगह आप यूज़ कर सकते हो। इवन GS 1 2 3 4 ऐसे में ऑप्शन में कहीं यूज़ कर सकते हो। मैंने कोशिश ये की कि सबसे छोटी वाली जो कोट्स हो सकती है ना, मैक्सिमम पॉसिबल, उनको पुटअप करने की, क्योंकि उनको याद करना ईजी होता है। लंबे लंबे कोट्स को ना याद करने में बहुत दिक्कत होती है। देन टॉपर्स का कुछ डेटा है जो आपको बहुत अच्छे से आप इनको ट्रैक कर सकते हो कि यार किस टॉपर के कितने मार्क्स वगैरह कहाँ कहाँ आ रहे थे, तो आपको एक्जैक्टली परफॉर्म कहाँ करना है। तो 2014 से 2021 तक के टॉपर्स का कुछ डेटा है, यू कैन
चेक देम कि यार किस टॉपर की परफॉर्मेंस कितनी ऊपर थी, तो किस सब्जेक्ट में मुझे कौन से टॉपर का कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए, वो सब आपको मिल जाते हैं। बट आपको थोड़ा डेटा चाहिए होता है। एंड अलॉन्ग विद दिस आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में कितने लोगों ने कितना परफॉर्म किया, कितने सिलेक्शन रेट चल रहा है, उसके अलावा कौन सा एजुकेशन बैकग्राउंड के लोग हैं जिनके सिलेक्शन ज़्यादा हो रहे होते हैं, किस तरह के एग्जाम में कितना एंट्रेंस आ रहा होता है, कौन से ऑप्शनल में सक्सेस रेट कितना चल रहा है। तो ये सब डेटा यहाँ पर है, आप इनको यूज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में, अपनी चीज़ों को प्लान करने के लिए। तो ये आपको एडवांटेज मिलता है। और भी ऐसी 4-5 और फाइल्स हैं, अभी सैंपल है थोड़ा, तो मैंने कम चीज़ें आपको दिखाई हैं, और भी बहुत कुछ आपको साथ में मिलता है। अब बात करते हैं कंटेंट को डाउनलोड करने की, कुछ डिस्काउंट की, कुछ अपडेट्स की और कुछ वैलिडिटी की। तो जो आप वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का लिंक है, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो सामने जो पेज है ये खुल जाएगा। अब इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले जो रेड में है ये तो ओवरऑल है, यानी कि जो भी मैंने आपको कंटेंट दिखाया था प्लस में जो एडिशनल फ्री कंटेंट था वो भी आपको साथ मिलेगा। तो ये रेड वाले में ये पूरा का पूरा पैकेज एक साथ है। बट किसी को अगर पूरा पैकेज ना लेना हो, किसी को कुछ सेपरेट चीज़ें लेनी हो, जैसे सिर्फ निमोनिक्स या सिर्फ माइंड मैप या फिर सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स टाइप करके, तो वो अलग अलग जो लिंक्स हैं यहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। जो अपडेट्स हैं वो सिर्फ ऑल इन वन यूपीएससी हैंड बुकलेट पर ही मिलेंगे, और अपडेट्स की वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है। यानी कि अगर आप आज परचेज करते हो तो आज की डेट से अगले 3 मंथ्स तक अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, वैसे जो कंटेंट है वो मोस्टली आपको अपडेटेड ही मिलेगा, बट जस्ट इन केस अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, इफ द क्रिएटर हैज, बेसिकली दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रिएटर, तो वो आपको आपके ईमेल पर ही मिल जाएगा। जब आप ये पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना, तो ये आपको आपके ईमेल पर ही डिलीवर होगा सारा कंटेंट। और आप चाहो तो ये जो कोड है यूपीएससी 50 का, ये यूज़ कर सकते हो। ये सिर्फ आपको यूपीएससी हैंडी बुकलेट पर अवेलेबल होगा, तो आपका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 50% तक रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप चाहो तो दूसरी चीज़ें भी डाउनलोड कर सकते हो। जब आप परचेज कर लोगे तो आपको अपने ईमेल पर जाना है, वहाँ आपको सर्च करना है इंस्टामोजो सर्च करते ही आपको 2 ईमेल्स मिलेंगे। एक पे आपका पीडीएफ का बिल होगा और दूसरे में आपकी ये जो इंडेक्स पीडीएफ होगी जिसमें आपका ये कंटेंट होगा। तो अगर जस्ट इन केस आपको वो सर्च करने में इशू हो रहा हो, तो अपने ईमेल में आप इजीली सर्च करना इंस्टामोजो या फिर यूपीएससी हैंड बुकलेट, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप एडमिन को कॉन्टैक्ट करके भी अपने इस इशू के बारे में डिस्कस कर सकते हो। जस्ट इन केस अगर आपको ईमेल ना मिल रहा हो तो कोई भी जो कम्युनिकेशन होगा अपडेट वगैरह का भी, वो भी सब ईमेल के थ्रू ही होगा। जब आप प्रोडक्ट को परचेज करते हो तो विद इन 7 डेज आप उस प्रोडक्ट को अपने डिवाइस में डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हो, तो वो आप हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। तो आप कर लीजिएगा, द मोमेंट आप परचेज करो उसको अपने डिवाइस में सेव कर लेना, अपना खुद का एक बैकअप क्रिएट कर लेना। सारी फाइल डाउनलोडेबल है, आप हमेशा के लिए लाइफ टाइम उन फाइल्स को अपने पास रख सकते हो। डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्विकली परचेज करो, अदरवाइज ये डिस्काउंट जो कूपन है ये कभी भी खत्म हो सकता है, एक्सपायर हो सकता है। टॉपिक नंबर 7.2 है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। आई थिंक मैं इस टॉपिक को इसी मैगजीन में 4थी या 5वीं बार कवर करवा रहा हूँ। रिसेंटली WHO ने ग्लोबल AMR R&D हब के साथ एक पार्टनरशिप की थी, और उन्होंने दोनों ने मिलकर के एक रिपोर्ट रिलीज की थी। रिपोर्ट का टाइटल था इंसेंटिवाइजिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंटी बैक्टीरियल ट्रीटमेंट्स 2023। तो ये आपको याद तो नहीं रखना है, इस तरह की रिपोर्ट्स के नाम वगैरह यूपीएससी नहीं पूछता है। WHO के बारे में अक्सर पढ़ते हैं, UN की ही एजेंसी है, 194 मेंबर स्टेट्स हैं, इंडिया भी मेंबर है। हेल्थ के लिए, वर्ल्ड को सेफ रखने के लिए एंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को इंक्रीज करने के लिए काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, हेडक्वार्टर जिनेवा में है, शुरुआत 1948 में हुई थी। अगर आप एग्जाम का पैटर्न देखते हो ना, तो ये जो बहुत पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशंस है ना, इनका हेडक्वार्टर वो नहीं पूछेगा, बट दैट डजंट मीन कि यू डू नॉट हैव द आइडिया अबाउट दीज ऑर्गेनाइजेशंस। क्योंकि आप इसको इस पर्सपेक्टिव से मत देखो कि यार ये तो सिर्फ एग्जाम के लिए याद करना था। द ऑर्गेनाइजेशन विच गेट्स रिपीटेड ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे ना न्यूज़पेपर में, WHO का कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। इवन फॉर द पास्ट 2 ईयर्स अगर आप देखोगे, पिछले 2 सालों से मेंस में एग्जाम भी में क्वेश्चन भी आए हैं WHO के मेंस पे। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बेसिक चीज़ें पता ही होनी चाहिए। UN की एजेंसी है, स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, सॉर्ट ऑफ थिंग्स। अच्छा, तो WHO ने कोलैबोरेट किया था ग्लोबल AMR R&D हब के साथ, जिसकी शुरुआत हुई थी 2018 के अंदर। ओके फाइन, हमें AMR तो पता होना चाहिए ना, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। तो WHO ने कहा था AMR तब होता है जब कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगी या फिर कोई पैरासाइट समय के साथ अपडेट हो जाता है, चेंज हो जाता है, और वो दवाई का उस पर्टिकुलर माइक्रोब के ऊपर अब असर नहीं पड़ता है, जिसके कारण वो इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है, उसको ट्रीट कर पाना मुश्किल हो जाता है, और जो बीमारी होती है वो और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, इलनेस बढ़ जाती है और डेथ भी हो जाती है। यानी कि जो दवाई इनफेक्टिव हो गई है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो रहा है अब, ठीक है। इसके कारण बीमारी का दूसरे लोगों में फैलने का भी चांसेस बढ़ते हैं। इन्होंने कुछ तो दिया था, ठीक है, ये लेब्शेला न्यूमोनी विच इज रेजिस्टेंट टू बोथ कार्बापेनम एंड 3rd जनरेशन। डू नॉट लर्न दिस। मैं सिंपल तरीका बताता हूँ, एग्जाम्पल दूँ। आप लोग ब्रश करते हो ना,
फॉर एग्जाम्पल आप कोई टूथपेस्ट यूज़ करते हो जिसका टूथपेस्ट का नाम है कोलगेट, तो अगर आप ये वाला टूथपेस्ट लगातार यूज़ करोगे ना बहुत लंबे समय तक, फॉर एग्जाम्पल आप 3-4 महीना लगातार यूज़ कर रहे थे, तो आपके माउथ के अंदर जो माइक्रोब्स थे ना, बैक्टीरियाज वगैरह थे, वो क्या करते हैं ना, उनको आदत पड़ जाती है कोलगेट की। तो कोलगेट अब उन हार्मफुल बैक्टीरियाज को मार नहीं पाता, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया थे ना वो अडॉप्ट कर गए, वो म्यूटेट कर जाते हैं, वो उस अब उनको फ़र्क नहीं पड़ता कोलगेट से। ये होता है AMR। अब ये चीज़ मेडिसिन के लेवल पे भी काम करती है। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसे शरीर के अंदर बीमारियाँ होती है, हम उनके लिए दवाइयाँ ले रहे होते हैं, बट उन दवाइयों को उस बीमारी पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर माइक्रोब था वो इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है। अब समय के साथ उसने अपने आप को बदल लिया, उसने अपने आप को उस माहौल में ढाल लिया होता है, राइट। तो जो जब मैं कॉलेज में था तो हमारे कॉलेज में एक पैरेलल इंस्टीट्यूशन भी था डेंटिस्ट्री का, एंड आई हैड फ्रेंड्स देयर। तो उन्होंने मुझे कहा था कि ना जब टूथपेस्ट वगैरह परचेज करते हो ना, मैंने पहले भी जब भी टॉपिक आया मैं ये वाला एग्जांपल देता हूँ आपको, तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कहा आप ना 3 या 4 टूथपेस्ट यूज़ किया करो। तो उनका जो वो छोटे वाले पैकेट आते हैं ना, वो छोटे, एक तो उनका बड़ा सा होता है, बहुत बड़ा पैकेट, तो उसने कहा कि वो छोटे वाले पैकेट लेके आओ जो काइंड ऑफ ट्रैवल टाइप में यूज़ करते हैं, एंड यू गेट 2-3 ब्रांड्स। तो मैंने ये चीज़ प्रैक्टिस की थी। उसने कहा कि एक दिन इस वाले को यूज़ करो, एक दिन इस वाले को करो, एक दिन इस वाले को करो, एक दिन इस वाले को करो। अब ये उनका बड़ा क्रिएटिव सा मुझे आइडिया लगा, और ये कॉस्टली भी नहीं पड़ता है, पता है, इसका ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली बहुत कॉस्टली पड़ेगा, बट दिस इज़ गुड फॉर योर माउथ। तो उन्होंने एक जो सजेशन दिया था, 24 मिलियन पीपल मे बी पुश्ड इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी बिकॉज ऑफ AMR। इस बीमारी के कारण लोग गंभीर गरीबी की तरफ भी बढ़ सकते हैं। टॉप 10 थ्रेट्स में आता है ये WHO की। एंटीमाइक्रोबियल्स का सिंपल ओवरव्यू दिया गया। कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, कुछ एंटीवायरल्स होती हैं, कुछ एंटीफंगल्स होते हैं, और कुछ एंटी पैरासिटिक्स भी होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के माइक्रोब्स के ऊपर कैसे इम्पैक्ट डालते हैं, किस चीज़ के कारण ये AMR ज़्यादा बढ़ने लगता है। ठीक है, जब हम इन एंटी माइक्रोबल्स का मिसयूज़ करते हैं और इनको ओवर यूज़ करते हैं, देखो ओवर यूज़ आ गया ना, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारे आसपास साफ़ पीने का पानी नहीं होता, सैनिटेशन नहीं होता, हाइजीन की इशू होती है। अब ये डेफिनेशन अगर आप में से कोई नया है तो वॉश की फुल फॉर्म याद कर लो। वॉश का मतलब होता है वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो दोनों ही जगह, इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, कभी कभी डिजीज़ को प्रिवेंट करना मुश्किल हो जाता है। मेडिसिन जो है वो अच्छी नहीं होती, क्वालिटी अवेलेबल नहीं होती। वैक्सीन वगैरह डायग्नोस्टिक प्रोसेसेस होते हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं होते, लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, ज्ञान नहीं होता है प्रोसेस का। जैसे मैंने अब टूथपेस्ट वाली ही बात कर लेते हैं, तो हाउ मेनी पीपल नो अबाउट दिस थिंग कि टूथपेस्ट में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारे पास ऐसी प्रॉपर कोई कानून नहीं है, लेजिस्लेशन है नहीं जिसको हम लोग लागू करवा के इस चीज़ को इस तरीके से कंट्रोल कर लें। भारत के अंदर अगर बात करते हैं तो वन ऑफ द टॉप कंट्रीज़ में आता है इंडिया, जहाँ पर एंटीबायोटिक का कंजम्पशन बहुत होता है। लेंसेट पेपर है, अब ये एक रिपोर्ट निकलती है, उन्होंने 5 पैथोजेंस के बारे में बात की थी। अब ये हैं वो, इनके नाम अगर आप चाहो तो याद कर लेना, मैं तो प्रोनाउंस भी नहीं करना चाहूँगा। तो 5th रिपोर्ट भी आई थी AMR को लेकर के, ICMR इंडिया में, ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। तो उन्होंने कहा था कि जो रेजिस्टेंस लेवल है ना वो इंक्रीज़ हो रहा है हर साल, 5 से 10% तक बढ़ता जा रहा है रेजिस्टेंस लेवल, और ये इंडिया स्पेसिफिक रिपोर्ट है। कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं? मेडिकल कॉस्ट बढ़ जाएगी, सही सी बात है, इतनी सारी बीमारियाँ होती हैं, हॉस्पिटल्स बहुत महंगे हो गए हैं भाई। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स फिर भी ठीक है होते हैं, अगर आप नॉर्मल प्राइवेट में चले जाते हो ना, उनकी नॉर्मल एंट्री फीस में एक रिसीट रजिस्ट्रेशन के वो 1000-1500 ले लेते हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट अलग, और एडमिट किया तो फिर तो गए, मतलब लाख से कम तो मानो ही मत। स्टेज बहुत लंबे हो जाते हैं। मोर्टैलिटी का मतलब होता है डेथ, ठीक है, आपकी जब मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो लैंसेट की रिपोर्ट आई थी उसने कहा था कि वर्ल्ड वाइड AMR के कारण हर दिन 3500 लोग मर जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। राइज ऑफ सुपर बग्स। अब सुपर बग एक नाम आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। बग का मतलब हिंदी में अगर बग कीड़े को बोलते हैं वैसे तो, ठीक है, तो जर्म वगैरह जो होते हैं ना, जब मल्टीपल ड्रग्स का रेजिस्टेंस होता है ना तो सुपर बग बन जाता है, यानी कि वो इतना पावरफुल बन गया है, वो इतनी मल्टीपल डिजीज से उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। तो ये कुछ नाम दिए इसने हमारे से। अगेन मैं इन टर्म्स को बिल्कुल भी प्रोनाउंस नहीं करना चाहूँगा, आप में से कोई मेडिकल बैकग्राउंड का हो तो बिल्कुल इनको प्रोनाउंस कीजिएगा। इकोनॉमिक कॉस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी मेंस में आंसर लिखते हो किसी टॉपिक में इकोनॉमिक कॉस्ट अगर आप मेंशन कर देते हो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। आने वाले अगले 10 साल के अंदर ऐसा माना जा रहा है कि GDP के अंदर ऑलमोस्ट 3.4 ट्रिलियन की शॉर्टफॉल होने वाली है बिकॉज ऑफ दिस AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। बिकॉज माइक्रोब्स हैं, छोटी छोटी चीज़ हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिक जीव हैं वो। तो ये AMR के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, बट हम टॉपिक जो हमारा चल रहा था वो चल रहा था कि WHO ने एक रिपोर्ट रिलीज की है। तो क्या है, उन्होंने कहा कि जो टॉप 10 ग्लोबल पब्लिक हेल्थ थ्रेट्स हैं उसका पार्ट है ये, और इसके कारण 4.95 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी 2019 में, जो कि HIV और मलेरिया से भी ज़्यादा है। अब 4.95 मिलियन को कन्वर्ट करोगे तो ये बनता है 49 लाख पीपल। 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं, तो 4 मिलियन के अंदर 40 लाख लोग, तो यानी कि ऑलमोस्ट 49 लाख पीपल डाइड
इन जस्ट 1 ईयर, 1 साल के अंदर मान लो 50 लाख लोगों की डेथ जस्ट बिकॉज ऑफ AMR हुई थी। तो ये डेटा बहुत शॉकिंग है। ग्लोबल इकोनॉमी का नुकसान हो सकता है ना, 2050 तक ऑलमोस्ट $100 ट्रिलियन का नुकसान होगा। भाई 1 साल में अगर 45 लाख लोग इस बीमारी से मरे हैं, नुकसान तो बहुत हुआ है। इस चीज़ पर ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतनी हो नहीं पाई है ताकि चैलेंजेस को हैंडल कर पाए। फिर नई एंटीबायोटिक को डेवलप करना और किया भी है, लेकिन उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं मिले हम लोगों को। तो ये प्रॉब्लम्स नहीं है हमारी, कुछ और भी कारण हैं जिसके कारण ये AMR बढ़ रहा था। तो इसे ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस भी बोलते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज प्लस पोल्यूशन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। ये टॉपिक हम लोग वैसे एनवायरनमेंट में कवर करते हैं ना, तो वहाँ पर भी हम लोग ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस के बारे में पढ़ते हैं। फिर आगे एक एक के अंदर है कि क्लाइमेट चेंज के कारण भी फर्क पड़ता है, बायोडाइवर्सिटी के लॉस के कारण भी, पोल्यूशन। अब जरा जान लेते हैं ये कि सोच के देखो, दिमाग लगाओ बैठ के, यार क्लाइमेट चेंज के कारण AMR कैसे इंक्रीज हो सकता होगा। इट एनकरेजेस द रेट एट विच जीन्स आर ट्रांसफर्ड। अब वेदर ज़्यादा, अभी आज के डेट में देख लो ना, इन दीज डेज ओनली इंडिया के अंदर रेनफॉल का पैटर्न कितना चेंज हो गया है। इतने सारे एरियाज में फ्लड आ गए। फ्लड आने के कारण क्या होता है, वेजिटेशन का लॉस हो गया, ऑलराइट। और वो आई किस लिए थी, क्लाइमेट चेंज की वजह से इतना सारा चेंजेस हुए हैं। अर्बन फ्लडिंग कितना हो गया एकदम से, तो वेजिटेशन का लॉस हुआ, घर टूट गए, दुनिया भर की जगह पे पानी इकट्ठा हो गया। पानी इकट्ठा हो तो बीमारियाँ जन्मेगी, ठीक है। इतने सारे माइक्रोब्स डेवलप होंगे तो कितनी मेडिसिन तो आप ला पाओगे, क्वालिटी मेडिसिन नहीं मिलेंगी, ठीक है। लोग उनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हॉस्पिटल्स में स्पेस नहीं होता है, और वही कीटाणु जो होते हैं, वही माइक्रोब्स जो होते हैं, बार बार उस दवाई को इस्तेमाल करके और सुपर बग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वही बायोडाइवर्सिटी का लॉस, पोल्यूशन वगैरह के कारण ह्यूमन वेस्ट होता है ना। बहुत सारी ड्रग्स वगैरह ओपन में फेंक देते हैं उनको, वेस्ट को। कोविड-19 के पैंडेमिक ने इस चीज़ को एक्सेलरेट कर दिया था, क्योंकि बहुत सारी एंटीबायोटिक्स लोग कंज्यूम कर रहे थे कोविड के टाइम पर, ठीक है। अब एंटीबायोटिक्स का इंसान में भी अगर के इस्तेमाल को तो छोड़ो, अगर आप जानवर में इस्तेमाल करते हो तो कहीं ना कहीं वो ह्यूमन बींग्स भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स कंज्यूम द प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम एनिमल्स, मिल्क ही हो गया जैसे कि। तो बट स्टेप्स भी लिए गए हैं। वर्ल्ड वाइड जो WHO था, उन्होंने एक ग्लोबल एक्शन प्लान बनाया था AMR के लिए। अवेयर करके भी एक हमारे पास स्ट्रैटेजी थी। एक्सेस, वॉच, रिजर्व टूल था WHO का। देन ग्लास भी था WHO के द्वारा 2015 में। इंडिया ने खुद के भी लिए थे। 2017 में हम लोगों ने नेशनल एक्शन प्लान बना दिया था। दिल्ली डिक्लेरेशन है AMR के ऊपर। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिल्ली डिक्लेरेशन में से बहुत सारे हैं, तो जब एक नाम पर बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ना, तो UPSC रिस्क नहीं लेगा उसके अंदर आपसे सवाल पूछने का। AMR का रिसर्च और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किया था ICMR के द्वारा। फिर इसके अलावा भी FDCs है, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के 40 ऐसी डोज कॉम्बिनेशन होती है, उनको बैन कर दिया गया था। वी हैव दिस एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम जो था। तो ये कुछ स्टेप्स है लिए गए थे। अगर इसमें मेंस में जनरली अगर ऐसा कोई टॉपिक है तो आप लिख सकते हो, जैसे नेशनल एक्शन प्लान लिख सकते हो, देन दिस इनिशिएटिव्स बाय ICMR लिख सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सजेशन भी दिए थे। देखो ये रिपोर्ट हम पढ़ रहे हैं, उस रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा हुआ है, तो रिपोर्ट में सजेशन दिए जाते हैं। तो उन्होंने कहा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को मजबूत कर दो, एनवायरमेंटल गवर्नेंस प्लानिंग वगैरह पे काम करो। जैसे स्वीडन जो थे, उन्होंने पहला AMR एम्बेसडर भी लॉन्च किया था। इट्स स्टेप है ना, एक पॉलिसी में स्टेप है, उन्होंने एक बदलाव लेके आए। दिस इज हाउ वी लर्न। जो भी हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स है, ठीक है, तो अलाउ द कंज्यूमर्स की जो प्रोड्यूसर्स है उनको अकाउंटेबल ठहराओ। भाई जो लोग दवाइयाँ बना रहे हैं जिनके कारण से ये चीज़ें फैल रही हैं, हु आर दीज प्रोड्यूसर्स। गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को ठहराओ, प्राइवेट है तो प्राइवेट को ठहराओ, जिम्मेदार ठहराओ ना, मेक समवन जो जवाबदेही हो उसके लिए। देन प्रायोरिटाइज देखो कि AMR के रेलिवेंट जो भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, हम लोगों ने ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस में देखा ना, पॉल्यूशन भी एक कारण होता है। तो ऐसे पॉल्यूटेंट्स को आइडेंटिफाई करो जो प्रायोरिटी पे जिनको हम हैंडल कर सकते हैं, उनका ओरिजिन चेक करो। रिपोर्टिंग है, सर्वेलेंस है, मॉनिटरिंग है, ऑल दीज थिंग्स दे कैन बी इम्प्रूव्ड, है ना। तो बहुत एसेंशियल हो जाता है ऐसे टाइम पर AMR को हैंडल करने के लिए। फिर बायोडाइवर्सिटी के साथ कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कैपेसिटी डेवलपमेंट में काम करो, क्षमता बढ़ाओ, हॉस्पिटल की क्षमता बढ़ाओ, रिसर्च की क्षमता बढ़ाओ, फाइनेंस की क्षमता बढ़ाओ, गवर्नेंस की क्षमता बढ़ाई जाए। मल्टी सेक्टोरल वन हेल्थ रिस्पॉन्स, एक हेल्थ का कॉन्सेप्ट है लेकिन मल्टी सेक्टर में एक साथ काम करना चाहिए। तो सिर्फ AMR के ऊपर काम करने से बात नहीं बढ़ेगी। AMR के फैक्टर्स बहुत सारे थे ना। अगर हम वापस चलते हैं ऊपर की तरफ, वी लुक्ड एट दिस, तो ड्राइवर्स ऑफ AMR क्या थे, कितनी सारी चीज़ें थी। मिस यूज, ओवर यूज, लैक ऑफ वॉश एंड पुअर इन्फेक्शन, क्वालिटी मेडिसिन, अवेयरनेस, नॉलेज, इन्फोर्समेंट, ऑल दीज आर द फैक्टर्स। तो इन सब पे काम करना पड़ेगा, एक दो पे काम करके बात नहीं बनेगी। तो ये वाला टॉपिक तो यहीं पे खत्म होता है। इसी में एक एडिशनल रिलेटेड न्यूज़ है, फंगल डिजीजेस इन प्लांट्स। फंगस क्या होता है, सिंगल सेल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और उसमें वाइट और ट्रू रस्ट, स्मट, नीडल कास्ट, लीफ कर्ल, माइल्ड्यू, सूटी मोल्ड, एंथ्रैक्नोज, ये सब चीज़ें होती हैं। अब फंगल इन्फेक्शन जो है, एक स्टडी पब्लिश की गई थी, एक नेचर, एक जर्नल है मैगजीन टाइप की, तो उसका नाम नेचर है। उन्होंने एक स्टडी पब्लिश की थी, तो उन्होंने कहा था कि बिकॉज ऑफ दिस फंगल डिजीजेज ना,
जो ग्लोबल लेवल पे 10 से 23% तक का क्रॉप में नुकसान हो रहा है। और इसमें भी 5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है वो है राइस, वीट, मेज, सोयाबीन एंड पोटैटो। अगर आप देखोगे आपने इन सबको कंज्यूम किया होगा अपने डेली लाइफ के अंदर, और इनको ज़्यादा चांसेस, ज़्यादा एक्सपोज है, काफ़ी थ्रेटफुल एक्सपोजर हो रहा है इनका टू दिस फंगल डिजीजेज। तो कुछ कंसर्न वगैरह होते हैं, है ना। ये सिचुएशन ज़्यादा वर्स हो सकती है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड टेम्परेचर के कारण जो फंगल इन्फेक्शन जो है ना पोलर रीजन की तरफ चली जाएंगी, फिर वहाँ पे भी नुकसान होगा। हायर टेम्परेचर के कारण नए फंगल पैथोजन वेरिएंट्स डेवलप हो सकते हैं। ऑलराइट, फूड सिक्योरिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फूड सिक्योरिटी का इशू बन जाता है। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक। ओके, तो ये जो टॉपिक है हमारा, दिस इज मिक्स ऑफ बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। इसमें से कुछ प्रीलिम्स में पूछे भी जा चुकी हैं कुछ चीज़ें कनेक्टेडली, नॉट डायरेक्टली, बट मेंस में AMR का टॉपिक ना मेंस में एक पूरा डिटेल में आ भी सकता है, क्योंकि ये ना फूड कनेक्टिविटी से जाता है, ये हेल्थ से कनेक्ट करता है, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से भी कनेक्ट करता है, ये इकोनॉमी से कनेक्ट करता है। तो अगेन मल्टी सेक्टर वाली चीज़ है। तो स्टडी दिस टॉपिक एज पर द डिमांड ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। We have topic number 7.3. It talks about the non-communicable diseases, NCDs. Just like the previous topic, जैसे AMR था, मैंने ये टॉपिक भी कवर किया हुआ है NCDs पहले। तो देखते हैं अभी टॉपिक न्यूज़ में क्यों था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक स्ट्रेटेजिक ऑपरेशनल गाइडलाइंस निकाली थी फॉर द नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ दीज NCDs 2023 के लिए। ठीक है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ये गाइडलाइंस क्या है। हम लोग जानेंगे व्हाट आर दीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, इंडिया में क्या चैलेंजेस हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की, डिफरेंस क्या होता है कम्युनिकेबल में और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन सो फार, ग्लोबल इनिशिएटिव्स, सजेशंस मूविंग फॉरवर्ड। वेरी सिंपल, वेरी इजी टॉपिक। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र, कनेक्टिविटी, ट्रांजिशन, और नॉन कम्युनिकेबल का मतलब जो नहीं हो सकती ट्रांसफ़र। ये क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं, ठीक है, ये लंबे समय तक टिकती हैं। और क्यों होती हैं, जेनेटिक रीज़न भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी, एनवायरमेंटल भी, और बिहेवियर फैक्टर भी हो सकता है। ये ट्रांसमिट नहीं होती एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर, कम्युनिकेट नहीं हो सकती अपने आप में ही। ठीक है, 4 मेन टाइप की होती है। कार्डियोवास्कुलर मतलब कि जो हार्ट वाली होती है, कैंसर आप जानते होंगे, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ होता है, डायबिटीज़। अच्छा, कैंसर का बहुत लोगों को पता नहीं होता, कहते हैं कि कैंसर बड़ा डेंजर होता है, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं तो कैंसर होता क्या है। बहुत सिंपल चीज़ होती है, कैंसर एक सेल जो होता है ना वो बहुत एक्सेसिवली ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। एक सेल जो होता है उसमें मल्टीपल ग्रोथ होने लग जाती है विच बिकम्स ट्यूमर। तो आप सोच के देखो ना, आपके स्टमक के अंदर अगर ऐसा कैंसर बन जाता है तो बेसिकली आपके स्टमक में उस चीज़ के लिए स्पेस नहीं था, ये एक आर्टिफिशियल प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, पेन होता है, ठीक है, अननेसेसरी। उस सेल वॉज नॉट सपोज टू ग्रो मोर देन दिस, बट उसी के अराउंड उसी का मल्टीप्लिकेशन होने लग जाता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। दिस इज व्हाट कैंसर इज, दैट्स व्हाई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ दिस। और कई स्टेज में होता है, 1 2 3 4। जब भी आई रिसेंटली मेट अ पर्सन जो 4th स्टेज कैंसर से जस्ट विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन द पर्सन क्योर्ड हिमसेल्फ फुली, सिंपल मेडिटेशन। इसके अलावा भी होता है हाइपरटेंशन एंड वन अनदर डिजीज, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ डिजीज। इवन डिप्रेशन से भी हो जाता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक डिप्रेशन इज डेफिनेटली नॉन कम्युनिकेबल ना, एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं जाती, बट समवेयर आई विल डिसएग्री विद दिस थिंग। मतलब डिप्रेशन इज समथिंग विच इज इन्फ्लुएंसिंग, आई थिंक इन्फ्लुएंसिंग इज द राइट वर्ड, नॉट द नॉन कम्युनिकेबल। हाँ, लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अगर आसपास आपके सारे डिप्रेसिंग लोग रहेंगे तो आप भी डिप्रेस हो जाओगे। फैक्टर्स क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, अनहेल्दी डाइट, सिंपल सी बात है, जंक फूड, है ना, फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, यूज ऑफ टोबैको, अल्कोहल कंजम्पशन, हाई बीपी, हार्ट डिजीज़, फिजियोलॉजिकल में ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, ब्लड ग्लूकोज, आपने सब सुने हुए हैं, आप जानते हैं इन बातों को। इम्पैक्ट क्या होता है, लार्जेस्ट कॉज ऑफ मर्टेलिटी इन द वर्ल्ड, संसार में। हम लोगों ने पिछले टॉपिक में देखा था AMR का, AMR लार्जेस्ट नहीं थी, वन ऑफ द लार्जेस्ट थी। परसेंटेज ऑफ पुअर पॉपुलेशन, अगेन पिछले टॉपिक में देखा था ना, AMR इज ऑल्सो कॉजिंग राइज इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, इसके कारण भी होता है। इकोनॉमिक लॉस वहाँ भी दिखाया था, यहाँ देखो 47 ट्रिलियन दिख रहा है। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, है ना, हेल्थ केयर सर्विस में। डिक्रीज ऑफ लेबर फोर्स, भाई लोग अगर बीमार पड़े रहेंगे तो लोग अवेलेबल ही नहीं होंगे काम करने के लिए। 66% जो टोटल डेथ होती है इंडिया के अंदर, ठीक है, 71% ऑल द ग्लोबल डेथ्स इन वर्ल्ड, 25.66 लाख डेथ ड्यू टू कार्डियोवास्कुलर ओनली, 11.4 लाख डेथ ड्यू टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी, एक्सट्रीमली डिस्ट्रेसिंग। मतलब ये बीमारियाँ सिर्फ और सिर्फ इन NCD टाइप की कैटेगरीज में से होती हैं।
और आप देख रहे हो कार्डियोवास्कुलर नहीं होगी अगर आप मतलब कोलेस्ट्रॉल वगैरह ठीक रहेगा और आपका अनहेल्दी डाइट जंक फूड नहीं खाओगे। कैंसर वो ये सारी की सारी चीज़ें ना हेल्दी लाइफस्टाइल से कनेक्टेड है अगर आप देखोगे तो। डायबिटीज़ इतना मीठा मत खाओ, रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, मैंने सिखाया भी था कुछ लोगों को कोर्स यहाँ पे ऑनलाइन। हाइपरटेंशन हो गया, डिप्रेशन वगैरह हो गया, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज कुछ ऐसी हैं जो आपकी फिजिकल लेवल पे हो जाती हैं इन्फेक्शन वगैरह से, बट मोस्ट ऑफ देम आर जस्ट बिकॉज ऑफ अनहेल्दी डाइट एंड लाइफस्टाइल। अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, समझ तो आप गए होंगे। अभी ये कम्युनिकेबल होती है, इसे इन्फेक्शियस पैथोजन। ये कोरोना जो था अपना कोरोना वायरस क्या है, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ऑलराइट, नॉन कम्युनिकेबल कैसे होता है? कैंसर होता है। आपने देखा कि आप किसी कैंसर पीड़ित व्यक्ति के साथ साइड में बैठे हो, आपको कैंसर हो गया, ऐसे नहीं होता ना। तो ये डिफरेंस है दोनों में। ट्रांसमिट कौन करेगा भाई? वायरस कर देगा, बैक्टीरिया कर देगा। यहाँ पर जब होती तो ट्रांसमिट है नहीं। इनहेरिटेंस का कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती है ना, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ऐसे पास नहीं होती है, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हो सकती है। वेरी ट्रू। हार्ट की डिजीज़ ना लोगों को फैमिली में पास ऑन होती है, डायबिटीज़ पास ऑन होता है, और इवन डिप्रेशन भी पास ऑन होती है, एंग्जाइटी भी पास ऑन होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। और ये बहुत एक्यूट होती है, शॉर्ट टर्म की होती है, ये इमीडिएटली डेवलप हो जाती है। ये थोड़ी सी क्रॉनिक होती है, फेटल मतलब डेथ कॉजिंग, इसके कारण मौत भी हो जाती है। ट्रेडिशनल मेथड काम कर जाते थे ट्रीटमेंट में, इनके अंदर सर्जिकल मेथड या फिर स्पेशलाइज ट्रीटमेंट ही काम करते हैं। टीबी हो गया, मलेरिया हो गई, कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। अल्जाइमर हो गया, हाइपरटेंशन, अस्थमा हो गई, नॉन कम्युनिकेबल होती है। आई थिंक आप टॉपिक तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो इसके अलावा अभी एक डेटा जो हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेटेजी गाइडलाइन, उसके अलावा एक 75-25 इनिशिएटिव भी था। 75 मिलियन पीपल विद हाइपरटेंशन डायबिटीज़ को स्टैंडर्ड केयर पे रखा जाएगा बाय 2025 थ्रू पब्लिक प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होते हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर बोलते हैं PHCs को। सशक्त पोर्टल यानी कि कोई एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, उसमें 40,000 जो प्राइमरी हेल्थ केयर मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं उनको ट्रेन किया जाएगा। तो दे हैव अदर इनिशिएटिव्स। अच्छा, गाइडलाइंस में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अब उन्होंने कहा था कि ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है ना, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिवेंशन क्लिनिकल सपोर्ट पे ध्यान दिया जाएगा। तो मैंने आप लोगों को पहले जब भी टॉपिक आता है मैं रिपीट करता हूँ, हेल्थ के मामले में UPSC इज़ वेरी मच कंसर्न अबाउट द प्राइमरी हेल्थ। ऑलराइट, एजुकेशन के मामले में UPSC का फोकस रहता है ऑन द सेकेंडरी एजुकेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर पहले हमारे पास जो प्रोग्राम था, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल एंड कैंसर डायबिटीज़ कार्डियोवास्कुलर कैंसर जो था, उसको हमने रीनेम कर दिया। अब हमने उसको ओवरऑल एक नाम दे दिया, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ NCDs, है ना। तो अच्छा काम किया ना, कन्फ्यूजन हटा करके सीधा NCD में ही दे दिया ताकि NCD लोगों को पता चले। इंडिया में प्रॉब्लम ये कि हमारे पास ना ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। WHO बोलता है भाई एक डॉक्टर होगा 1000 लोगों के लिए, हमारे पास है एक डॉक्टर फॉर ऑलमोस्ट 1457 लोगों के लिए। तो रेशियो हमारा प्रॉब्लम में जा रहा है, बजट की भी इशू है, ठीक है। अगर हम देखते हैं जो बजट था नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का, ठीक है, उसको थोड़ा सा कट किया गया था बाय 289 करोड़। तो ये प्रॉब्लम हुई। प्लान्स हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन का इशू, ये तो ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इशू रहा है। UPSC का आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आपसे पूछे कि इंडिया की गवर्नमेंट से प्रॉब्लम क्या है, ये सिंपली से सर इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है बस। दुनिया भर की स्कीम है, दुनिया भर के प्लान्स हैं, एवरीथिंग इज़ गुड सारी, अगर उसमें से सिर्फ 20 किसी का डेटा था, किसी ब्यूरोक्रेट का ही डेटा था, उन्होंने कहा कि 20 से 30% अगर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट भी हो जाती है ना, तो हमारी इकॉनमी और हमारी कंट्री की स्टेटस और हर चीज़ में सस्टेनेबिलिटी में इंडिया बहुत ऊपर चला जाएगा, वेलफेयर, सस्टेनेबिलिटी, गवर्नेंस में। बट सारी की सारी चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हो पाती सक्सेसफुली। पुअर एडहेरेंस टू मेडिकेशन, आपको डॉक्टर बोलता है ये दवाई लेना सुबह दोपहर शाम, आप क्या करते हो, सुबह ले लेते हो, दोपहर मिस करते हो, शाम को लेते हो, ठीक है। देने वाले भी यही करते हैं। कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं कि ये इस तरह की बीमारी में इतने डोज आपको लोगों को सजेस्ट करने होंगे, ठीक है। डॉक्टर कभी कभी उनको भी फॉलो नहीं करते हैं, वो बोलते हैं नहीं मैं बता रहा हूँ मेरे हिसाब से करो। लोगों का लाइफस्टाइल थोड़ा बदल रहा है, थोड़ा सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता जा रहा है, आरामदायक ज़िंदगी है ना, कंफर्ट लाइफ। घर में एंटर करो तो AC है, सोफ़ा है, बेड है, ठीक है। आजकल तो बेडशीट भी ऐसी आती है साइंटिफिक, पिलोज भी साइंटिफिक आने लग गए हैं, चद्दरें भी साइंटिफिक आने लग गई हैं। सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। तो बॉडी के अंदर ना वो कैपेबिलिटीज़ रह नहीं गई कि अपने आप को सर्वाइव कर सके। वी हैव टेकन सर्टेन इनिशिएटिव्स इंडिया के द्वारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को खत्म करने के लिए। एक तो नेशनल प्रोग्राम हो ही गया है ना, 2010 का है ये। नेशनल एक्शन प्लान भी था हमारे पास 2013 से 2020 का। उस पर हमारा एम था कि जो प्री मेच्योर डेथ हो जाती है ना, वो टाइम से पहले जो डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ NCD, उसको 2025 तक हम कम से कम 25% कम कर सके। फिर हमारे पास कुछ जो हमारे कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर होता है, उनको आयुष्मान स्कीम से हम लोगों ने और मजबूत करने की कोशिश की थी। हमारा एक ईट राइट इंडिया मूवमेंट चला था,
FSSAI के द्वारा, तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के द्वारा, जिसमें हम लोगों ने लोगों को हेल्दी ईटिंग प्रमोट की थी। फिट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के द्वारा। बजट के अंदर भी हम लोगों ने आउटकम बेस्ड बजटिंग पे काम किया था, है ना। गवर्नमेंट ने पहली बार हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए आउटपुट इंडिकेटर्स को देख करके बजट एलोकेट किया था। दिस आर द थिंग्स विच आर डन बाय इंडिया। बट ग्लोबली WHO वगैरह के द्वारा भी काम किया गया था। उन्होंने ग्लोबल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाया था, उन NCDs। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का डेटा पोर्टल भी बनाया था लोगों को जागरूक करने के लिए। तो वंडरफुल स्टेप्स हैव बीन टेकन। और क्या कर सकते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच। देखो याद करो पिछले टॉपिक AMR, उसमें सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ था, मल्टी सेक्टर वन हेल्थ। ठीक है, मल्टी स्टेक होल्डर, हेल्थ का सेक्टर ही ऐसा होता है, इम्पैक्ट बहुत सारी चीज़ों से हो रहा होता है ना। क्लाइमेट चेंज इज कॉजिंग लॉट्स ऑफ द हेल्थ इश्यूज, तो मल्टी स्टेक होल्डर चाहिए ना। स्टेक होल्डर मतलब हो गया हिस्सेदार। एक्सेस टू हेल्थ केयर, कितने लोगों को हेल्थ केयर की फैसिलिटी मिल पा रही है, ये भी एक बड़ी बात है। बहुत सारे लोगों को मिलती है लेकिन प्रॉपर नहीं मिलती है, और बहुत सारे ऐसे लोगों को मिल ही नहीं रही है, टच भी नहीं हो पा रही, बेकार वाली भी नहीं मिल पा रही है। कम्युनिटीज़ को एंगेज करो, है ना। पब्लिक पार्टिसिपेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट ईजी वन, द मोस्ट सस्टेनेबल वन। पॉलिसीज़ हैं बना दी है आपने, रेगुलेशंस है बना दी है, रेगुलेशन पे काम कौन करेगा, काम करके फीडबैक कौन देगा, फीडबैक करके इंप्लीमेंट कौन करेगा। प्राइवेट सेक्टर को लेके आओ, प्राइवेट सेक्टर क्यों आना चाहिए, टेक्नोलॉजी आती है, इनोवेशन आता है, एक्सपर्टीज आती है ना, और फास्ट काम होता है, रिजल्ट बेस्ड होता है, प्रॉफिट बेस्ड होता है। रीजनल कोलैबोरेशन की जा सकती है, कंट्रीज के साथ करो भाई। साउथ ईस्ट एशिया में रीजन में भाई ऑब्वियस सी बात है ना, बॉर्डर टच होते हैं, डिजीज वगैरह तो फैल सकती हैं, नॉन कम्युनिकेबल है तो क्या हो गया, है ना। इम्पैक्ट तो होता है ना, कल्चरल इम्पैक्ट भी तो एक चीज़ होती है। फोकस प्रिवेंशन पर होना चाहिए, वेरी गुड, है ना। लाइफस्टाइल को बदलने के ऊपर होना चाहिए। एक तो होता है क्योर, कि बीमारी हो गई है मुझे, अब मेरे को क्योर करो, मेरे को ट्रीट करो। एक होता है प्रिवेंशन, ठीक है। प्रिवेंशन का मतलब कि बीमारी होने ही मत दो, हो जाएगी, इसको तरह का प्रॉब्लम झेलने पड़ेंगे, एडमिट कराओ, ये कराओ, पैसा खर्चा, टेंशन, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, डू रिमेंबर दिस थिंग। वेरी सिंपल टॉपिक, वेरी अमेजिंग टॉपिक, अपने आप भी पढ़ सकते हो ऐसे टॉपिक्स को आप लोग। मेन स्पेसिफिक ज़्यादा रखना है इसको ध्यान में। टॉपिक नंबर 7.4 है हमारा, जेनेरिक ड्रग्स के ऊपर। ये टॉपिक न्यूज़ में इसलिए था, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक अलर्ट जारी किया था डॉक्टर्स के लिए, खासकर कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में है, और उन्होंने कहा था कि आप प्रिस्क्राइब करो जेनेरिक मेडिसिन को ही सिर्फ। हम जानेंगे गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, और ये जेनेरिक मेडिसिन ऐसी क्या चीज़ है जिसको गवर्नमेंट ने बोला कि आप यही प्रिस्क्राइब करो। हम देखेंगे जो ब्रांडेड ड्रग्स होती हैं उनमें और एक जेनेरिक ड्रग्स में, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। भारत में फार्मास्यूटिकल का क्या स्टेटस है, इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए थे जेनेरिक मेडिसिन को प्रमोट करने के, और कारण क्या था। स्टेप्स तो आपने ले ली, पर किसी कारण से लिया होगा ना, गवर्नमेंट अभी किसी कारण से ही बोल रही होगी कि आप सिर्फ यही प्रिस्क्राइब कीजिए। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, इश्यूज क्या आते हैं, और देन द वे फॉरवर्ड। सिंपल अगर आप देखना चाहोगे तो ये दोनों डिफरेंस ही समझ में आ जाएगा। एक होती है ब्रांडेड ड्रग्स, उस ड्रग के ऊपर नाम होता है, ब्रांड का नाम होता है, ठीक है। जैसे शूज़ होते हैं, शूज़ में भी ब्रांड का नाम होता है, लैपटॉप्स ब्रांड में होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स ब्रांड में होते हैं, कपड़े ब्रांड्स में होते हैं। एक होता है जेनेरिक, कि कोई ब्रांड का नाम नहीं है बट ठीक है ले लेते हैं। तो पेटेंटेड प्रोडक्टेड होती हैं, पेटेंट का नाम हो जाता है, ठीक है, और इनके ऊपर क्लिनिकल स्टडी की जाती है। बट जेनेरिक ड्रग्स के ऊपर कोई ऐसी क्लिनिकल स्टडी नहीं की जाती, क्योंकि इसमें वही एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो ब्रांडेड ड्रग से आया होता है, ठीक है। अब ये एक ब्रांड की है तो वो अपना लॉयल्टी चार्ज लगाएंगे, उसमें कॉस्ट बढ़ जाती है, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, और ये चीप होती है। अपीयरेंस की बात करते हैं तो यूनिक सा लुक होता है, ठीक है, इनका एक डिफरेंट अपीयरेंस होता है देन द ब्रांडेड ड्रग्स। अब आप आगे और जब पूरा टॉपिक समझोगे ना तो समझ में आने लगेगा। इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है किसी कंपनी के द्वारा, और इनको मैन्युफैक्चर करती हैं बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल के लिए क्रोसिन हो गया और पैरासीटामोल हो गया, जिसको हम लोग शॉर्ट में PCM भी बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा एक आपने आइडिया रखा। देखो तो जेनेरिक ड्रग वही होती है बेसिकली जो ऑलरेडी मार्केट में एक ब्रांड के नाम से एक मेडिसिन चल रही थी, उसी का एक जेनेरिक वर्जन क्रिएट कर दिया गया। तो उसके अंदर वही सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, ऑलराइट, उनका अपीयरेंस थोड़ा डिफरेंट होता है। वो वाली जेनेरिक ड्रग अब वो चीप हो जाती हैं, ऑलराइट, और ये बहुत सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो क्रोसिन होती है ना जो, वो एक ब्रांडेड वर्जन है, ऑलराइट, और उसी की तरह आप देखोगे तो क्रोसिन भी ले सकते हो आप लोग लेते हैं, हेडेक वगैरह में भी लेते हुए देखा है मैंने लोगों को, और फीवर वगैरह में लेते हैं। और आप एक PCM डायरेक्टली जाके डॉक्टर को, मेडिकल स्टोर को बोलते हो यार एक पैरासीटामोल दे दो, क्या हो गया है, फीवर हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी। तो बेनिफिट इनके भी वही होते हैं सिमिलर से, बट ब्रांड नेम नहीं होता है इनके ऊपर। तो बाय सोफार हमारे भी ना जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स एंड रूल्स है ना,
उनके अंदर हमारे पास ऐसी कोई डेफिनेशन तो नहीं है, बट हम लोगों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रखी है। तो इंडिया के अंदर जो हमारा इंडियन मेडिकल काउंसिल है ना, उनके रेगुलेशंस है 2002 के, उसके तहत हम लोग इनको रेगुलेट करते हैं जेनेरिक मेडिसिन को। फिर हमारा 2019 का नेशनल मेडिकल कमीशन भी आया था, उसके तहत इनकी कुछ परमिशन मिली थी इनकी गाइडलाइंस को लेकर के कि एथिकल और मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड जो है ना कमीशन का, उन्होंने कहा था कि अगर डॉक्टर इसके रूल्स एंड रेगुलेशन को वॉयलेट करेगा तो हम उसके अगेंस्ट डिसीजन वो एक एक्शन भी लेंगे। 1945 के अंदर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स का एक अमेंडमेंट भी आया था, तो उन्होंने मैंडेटरी कर दिया था कि लाइसेंस देना ऐसी इस तरह के ड्रग्स के लिए। ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड भी है, उसने कहा था कि जो भी फार्मेसीज वगैरह होती है ना, उनको अलाउ कर दिया था कि आप जेनेरिक मेडिसिन दे सकते हो पेशेंट्स को। इवन अगर आपके डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब करके दिया है ब्रांडेड वर्जन, तो आप उसको जेनेरिक भी दे सकते हो। तो ये थोड़ा सा आइडिया लगा आपको जेनेरिक मेडिसिन का कि एक ओरिजिनल होती है ब्रांड वाली, और उसी का एक काइंड ऑफ नॉट द एग्जैक्टली, मतलब मुझे शब्द मिल नहीं रहा है आसान भाषा में समझाने के लिए, बट आप कह सकते हो उसका डुप्लीकेट वर्जन। तो जैसे आप लोगों ने देखा ना, एक ब्रांड होती है नाइकी है, ठीक है, और चलो नाइकी का एक एडिडास ब्रांड है, ठीक है, एडिडास के शूज़ वगैरह आते हैं और कपड़े वपड़े आते हैं, तो लोग इसका डुप्लीकेट कैसे करते हैं, एबिडास करा लेते हैं। तो ब्रांडेड ड्रग वही होती है, उसमें इंग्रेडिएंट काइंड ऑफ वही होते हैं, जस्ट कि थोड़ा सा चीप होती है, उसकी शेप डिफरेंट होती है और इजीली अवेलेबल भी हो जाती है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज बना सकती हैं, ब्रांड नेम नहीं होता तो फ़ायदा भी होता है। अब थोड़ा सा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। इंडिया के अंदर, इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट मार्केट है इस चीज़ के लिए, और वॉल्यूम के मामले में अगर वैल्यू की बात करते हैं तो 14 पे आते हैं। लेकिन जब जेनेरिक मेडिसिन की बात करते हैं तो हम नंबर 1 पे हैं, लार्जेस्ट हैं हम लोग। 20% मार्केट हमारा ही है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन है हमारे पास भाई, पॉपुलेशन में तो राजा है हम लोग, बादशाह हैं। ऑलराइट, तो कुछ इनिशिएटिव लिए थे जेनेरिक मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स था, उन्होंने 2008 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना निकाली थी। उसमें जो ये इसके केंद्र वगैरह थे, उनसे कहा गया था कि आप क्वालिटी की जेनेरिक मेडिसिन बनाइए। 2008 में ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने नेशनल हेल्थ मिशन पे भी काम किया था, उसमें भी कहा था एसेंशियल जेनेरिक ड्रग्स के बारे में। देन PLI स्कीम, इसी मंथ की जो मैंने प्रीवियस जो वीडियो अपलोड की थी माई वाली, उसमें बहुत समझाया था अच्छे से PLI स्कीम के बारे में। तो इस स्कीम के तहत भी है ना, जो भी हमारे क्रिटिकल की स्टार्टिंग मटेरियल्स होते हैं उनको डेवलपमेंट पे काम किया जाता है, तो वो फिर मेडिसिन में यूज़ होते हैं। कारण ये है ना, मेडिसिन को अफोर्ड करना ईजी हो जाता है, फिर जेनेरिक मेडिसिन की कीमत कम होती है। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का जो था ना, उसने कहा था कि ऑलमोस्ट 48% के आसपास जो हेल्थ का एक्सपेंडिचर होता है ना, वो हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर से निकल रहा होता था। फिर मेडिसिन उसमें से 20 से 60% तक का खर्चा बन जाती हैं। ऑलराइट, अब क्या होता है ना, जब बहुत सारी जेनेरिक ड्रग्स आती है ना, तो उसके कारण मार्केट में एक कॉम्पिटिशन क्रिएट होता है, ठीक है, तो ज़्यादा ऑप्शन डेवलप होते हैं, ज़्यादा बेटर मेडिसिन बनाने की रेस लगती है। फिर जेरियाटिक पॉपुलेशन हो गया, राइजिंग कॉमॉर्बिडिटीज़। अब बूढ़े व्यक्ति लोग होते हैं, ठीक है, और कुछ लोग होते हैं जो फाइनेंशियली इतने अबंडेंट मतलब एफ्लुएंट नहीं होते हैं, तो हाउ कैन दे गेट टू डू दिस थिंग, तो उनकी एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। बहुत सारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स होते हैं, पैरेलल डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके लिए बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आती हैं। जेनेरिक मेडिसिन का जो एक्सपोर्ट मार्केट है, आप देखो इंडिया यहाँ पे 20% शेयर होल्ड कर रहा है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, तो इंडिया 50% अफ्रीका का 50% उनको सप्लाई करता है, ठीक है, और 40% के आसपास जो US की डिमांड इंडिया से जाती है, 25% के आसपास UK में इंडिया से जाता है। तो इंडिया को एक एक्सपोर्ट मार्केट भी मिला हुआ है ना। इसके कारण प्रॉब्लम आती है इलेजिटिमेट ड्रग्स की। 2018 के अंदर भी जो CDSO था, उन्होंने कहा था कि 4.5% के आसपास जो थी ना, वो सब स्टैंडर्ड की थी। वो बेशक जेनेरिक हो, लेकिन जेनेरिक के भी स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, इस लेवल तक आप इसमें इतना इंग्रेडिएंट डालोगे, क्वालिटी इतनी मेंटेन करोगे। पर कभी भी पाया गया था कि तकरीबन 4-5% जो थे ना, उनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा कम कर दिया गया था। टेस्टिंग फैसिलिटीज़ होती हैं वो बहुत अच्छी नहीं बनाई गई है, क्योंकि उनके पास फंड की, रिसोर्सेज की कमी होती है। एंड कुछ नकली दवाइयाँ बेचने वाले भी होते हैं, काउंटरफिट मेडिसिन सेलर्स भी होते हैं, तो वो सप्लायर वगैरह को थोड़ा सा बहला फुसला करके नकली दवाइयाँ बेचते हैं। पेशेंट का परसेप्शन बहुत मैटर करता है। लोगों को लगता है कि जेनेरिक मेडिसिन का मतलब होगा इसकी क्वालिटी में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया होगा, क्योंकि हर व्यक्ति देखता है कि अरे दवाई महंगी है, मतलब ठीक करेगी। मुझे याद है लास्ट मंथ मैं किसी जगह पर कुछ काम से गया होता, वी आर फ्रेंड्स टुगेदर, और हमारे एक फ्रेंड की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो मैंने आसपास देखा इमीडिएटली क्विकली गूगल करके कि कोई नियर बाय मेडिसिन हो, वो मेडिकल स्टोर हो। आई वेंट देयर, और उसने मैंने कहा कि यार मेरे दोस्त की तबीयत ऐसे सडनली ख़राब हो गई, उसको बहुत हेडेक हो रहा है, वॉमिट करने का सा हो रहा है, तो आप कोई मेडिसिन दे दो मुझे। तो उसने मुझे कहा कि किस टाइप की, तो मैंने कहा यार हेडेक की बता रहा है, तो हेडेक का इशू दे दो। तो मैंने कहा हेडेक की तो आई थिंक डिस्प्लिन ही चलती है मोस्टली। तो उसने कहा कि सर डिस्प्लिन को बैन कर रही है गवर्नमेंट, और डिस्प्लिन हड्डियों पर नुकसान करती है। तो मैंने कहा ओके, कोई दूसरी दे दो यार, आपको ही पता होगा। तो उसने मुझे 2 ऑप्शन दिए, एक में था 80 रुपीज़ की 5 टैबलेट्स दे रहा था वो, ठीक है, और एक में ना वो मुझे कुछ ऐसे दे रहा था 30 रुपीज़ के अंदर
ऑलमोस्ट 10 टैबलेट्स मिल रही थी। मैंने ना एक्चुअली 80 वाला लिया, मैं भी रिस्क नहीं लेना चाहता भाई उसकी तबीयत खराब है तो बड़ी क्वालिटी अच्छी क्वालिटी वाली मेडिसिन लूँगा। वो यहीं पे कहना चाह रहा है पेशेंट का परसेप्शन बहुत मैटर करता है। अगर उसकी कीमत ज़्यादा होगी तो उसको लगेगा अच्छा ज़्यादा कीमत है मतलब क्वालिटी बेहतर होगी, लेकिन अगर उसकी कीमत कम होती है जेनेरिक मेडिसिन है तो उसको लगता है कि यार ये तो थोड़ी शायद क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा, पता नहीं मैं ठीक हूँ ना हूँ। फिर एवरग्रीनिंग ऑफ द पेटेंट्स। अभी क्या होता है ना, बड़ी फार्मेसी कंपनीज जो होती हैं वो अपनी मोनोपोली चलाती हैं। वो कहती है कि हमने ये दवाई बना दी, मान लो क्रोसिन है, ये मैंने बना दी है ना, और जब इसका मेरे पास इसका पेटेंट है तो तुम इसको कॉपी तो कर नहीं सकते। हाँ तुम जेनरिक तो बना ही सकते हो उस तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके। अब वो क्या करते हैं, जब इनका जो 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है इंडिया के अंदर इंडियन पेटेंट्स एक्ट के तहत, तो वो क्या करते हैं 20 साल के बाद दोबारा उसको पेटेंट करा लेते हैं। तो उस मार्केट में अपना वो राज बना के रखते हैं। इसके कारण क्या होता है कि बाकी जो कंपनीज होती हैं उस चीज़ के ऊपर काम कम कर पाती हैं। फिर की स्टार्टिंग मटेरियल्स जो होते हैं और जो एपीआई होता है, अब एपीआई का नाम आप लोगों ने ना कोरोना के टाइम पे बहुत सुना होगा, ठीक है। तो ड्रग के प्रोडक्ट्स वगैरह को बनाने के लिए ना हम लोगों को एपीआई का इस्तेमाल करना पड़ता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का। और केएसएम जो होता है ये भी एक रॉ मटेरियल होता है, तो इनका सबका काम इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को इंपोर्ट करनी पड़ती है। 70 से 80% एपीआई हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है हमारी कि मेडिसिन को डेवलप करने के लिए चीज़ें चाहिए और ये चीज़ें हमें चाइना से लेनी पड़ती है। बट वी कैन डू अगेन ऑल स्टॉक होल्डर अप्रोच, ठीक है। सभी हिस्सेदारों के ऊपर काम करो। तो सीडी जो डायरेक्ट ड्रग कंट्रोलर जनरल जो हैं उनको बाकी जो कंपनीज उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, है ना, पुअर क्वालिटी की है और काउंटर फिट है, नकली तो नहीं है। तो इसके कारण क्या होगा, बहुत सारे फेक ड्रग्स को आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाएगा। फिर टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है ना, एआई भी आ गया है और बाकी भी सुपर कंप्यूटर्स का भी आप आगे टॉपिक पढ़ेंगे, समझ में आएगा कितना यूजफुल होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई है, यू कैन यूज टेक एडवांटेज ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज, मेक बेटर थिंग्स। लोगों को जागरूक किया जाए, खासकर जैसे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना वगैरह के केंद्र होते हैं ना, लोगों को जागरूक करो कि भाई देखो ये ऐसी मेडिसिन है, ऐसी मेडिसिन है। मतलब पहले वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक, और अगर आप देखोगे तो वाइल यू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम यू गेट टू नो अबाउट सो मेनी थिंग्स। आपको पहले शायद पता भी नहीं होगा कि जेनरिक ड्रग्स क्या होती हैं, बट नाउ यू गेट टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स। कंपल्सरी लाइसेंसिंग दे सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक पढ़ना। कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या होता है ना, गवर्नमेंट कहती है कि अब आपके पास एक पेटेंटेड प्रोडक्ट था, ठीक है, आप उसे मोनोपोली चला रहे हो तो 20 साल का पेटेंट लेते हो, फिर एवरग्रीन करते हो, बार बार उसको दोबारा से रीपेटेंट के लिए अप्लाई कर देते हो। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, कुछ कंपनीज को बोलती है कि इस दवाई का, ये ब्रांडेड दवाई है, हम आपको कंपल्सरी लाइसेंसिंग दे देते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट अलाउ कर देती है कि आप इस पेटेंटेड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हो बिना इसके ऑनर की परमिशन लिए, ठीक है। तो ये जो है ना पेटेंट, ये कंपल्सरी लाइसेंस के कॉन्सेप्ट, ये हमारे WTO के एग्रीमेंट के तहत आता है, ट्रिप्स के अंदर ये अलाउ किया जाता है। तो पेटेंट प्रोटेक्शन में भी आता है ये। बट ये कभी कभी जैसे कोरोना के टाइम पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी जहाँ पर गवर्नमेंट ने कंपल्सरी लाइसेंसिंग दी थी, कि वो एक हेल्थ क्राइसिस आया था पूरे वर्ल्ड के लिए। 2021 में हम लोगों ने PLI स्कीम को भी थोड़ा सा अलाइन किया था ना। तो अगर हम लोग कोशिश करें इसमें PLI को और इम्प्रूव करेंगे तो जो APIs जो हम 70 से 80% के आसपास चाइना से ले रहे हैं, वी कैन रिड्यूस दैट। हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को हम लोग बढ़ा सकते हैं तो बेहतर हो जाएगा, इम्पोर्ट कम करना पड़ेगा। तो ये टॉपिक था हमारा जेनरिक ड्रग्स के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इन कुछ कारणों से कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स को कि भाई आप जेनरिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कीजिए। वी हैव टॉपिक नंबर 7.5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। एक रिपोर्ट आई थी, रोल ऑफ द स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स इन द एनर्जी ट्रांजिशन। तो ये रिसेंटली नीति आयोग के द्वारा रिलीज की गई थी, ठीक है। क्या होते हैं मॉड्यूलर रिएक्टर्स, इनको जानेंगे। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन क्या होता है, करंट क्या स्टेटस चल रहा है, क्या फ़ायदे होते हैं इनके स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के, चैलेंजेस क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं। इजी टॉपिक है, डायग्राम देखोगे वैसे ही समझ में आ जाएगा। ये होता है लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर, ठीक है। उसका छोटा वर्जन बन जाता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, उसका और छोटा वर्जन बन जाता है माइक्रो रिएक्टर। तो ये सब क्या कर रहे थे, बिजली पैदा करने का काम कर रहे थे। अब आप इनको छोटा बनाना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये तो बात जाहिर हो गई कि वो बिजली भी कंपैरेटिवली कम ही प्रोड्यूस कर पाएंगे, बट डिपेंडिंग अपॉन कि इससे फ़ायदा कितना होगा हमको, ठीक है। तो हमारा जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि ये भी एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर्स ही होते हैं, इनकी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी होती है वो लेस देन 30 मेगावाट से, मतलब 30 मेगावाट से 300 मेगावाट इलेक्ट्रॉन तक की जाती है। तो ये पहले भी बनाए जाते थे, 1940-50s में बनाए जाते थे। अभी जो SMR होते हैं ना, स्मॉल, ठीक है, तो साइज़ कम हो जाता है। मॉड्यूलर का मतलब कि कंपोनेंट्स को फैक्ट्री में असेंबल किया जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं। और रिएक्टर में फिर फ्यूजन वगैरह होता है ना। तो फ्यूजन का टॉपिक हम लोगों ने क्या 2 महीने पहले पढ़ा भी था।
फ्यूजन और फ्यूजन। तो फ़ायदा क्या होता है इनका SMR का छोटे बनाने से, इनको स्केल अप और डाउन कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आपकी डिमांड कितनी पावर की, ठीक है। इनको जो रिफ्यूल करने की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 3 से 7 साल में होती है, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिज़ाइन होता है, ठीक है, तो लैंड की इम्प्लीकेशन का इशू नहीं आते हमारे पास। सेफ्टी फीचर्स बेटर होते हैं, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स के ऊपर डिपेंड करता है शट डाउन कब करना है, और रिएक्टर को कूल करना ईजी होता है। इफ़ यू रिमेंबर कि जापान के अंदर जो वो एक इंसिडेंट हुआ था अर्थक्वेक के बाद, तो उनका जो रिएक्टर में लीकेज वगैरह हो गई थी, उसके कारण बहुत नुकसान हुआ था। छोटे वाले जो होते हैं ना रिएक्टर्स, उनमें ये पैसिव सेफ्टी फीचर्स का एडवांटेज मिल जाता है। तो मोस्टली केसेस के अंदर इस तरह की टेक्नोलॉजी में ना पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, देखिए दे कुड बी हैंडल विदाउट द सपोर्ट। इकोनॉमिकल भी होते हैं, है ना, हीट वगैरह जो होती है डीसैलिनेशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसको कैपिटल आउटले कंपैरेटिवली कम होता है ना, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो फेज मैनर में चाहिए होता है, तो ये बेनिफिट मिल जाते हैं इनको। एज ऑफ नाउ 2 SMR के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अपने ऑपरेशन स्टेज पे चल रहे हैं, रशियन फेडरेशन में और चाइना में। रशिया और चाइना इन चीज़ों पे काम ऑलरेडी कर रहे हैं। सो ये टॉपिक तो वैसे बहुत छोटा सा ही है। टाइप्स ऑफ SMR, लैंड बेस्ड वाटर कूल्ड SMR होते हैं, मरीन बेस्ड वाटर कूल्ड, हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड, लिक्विड मेटल। डोंट गो इनटू दिस, इतना टाइप में UPSC नहीं जाएगा। वो रिएक्टर में इतना ही पूछ लेगा आपसे कि भाई लार्ज में, स्मॉल में और माइक्रो में क्या डिफरेंस होता है, वो स्मॉल के और फर्दर टाइप में नहीं जाएगा, ठीक है। तो रिएक्टर और उसमें नॉर्मल वाला, स्मॉल वाला और माइक्रो वाला, और फिर स्मॉल में फर्दर ये कितने टाइप के, इतना नहीं जाएगा। तो समझ रखो, उनकी चीज़ों में मत जाओ अननेसेसरीली। इंटरनेशनल हमारे पास कुछ कन्वेंशंस है न्यूक्लियर लाइबिलिटी के लिए। एक वियना कन्वेंशन है, ये चीज़ें पढ़ लिया करो यार, ये ना पूछ लेते हैं वो लोग। पेरिस कन्वेंशन था न्यूक्लियर एनर्जी का, एक कन्वेंशन है सप्लीमेंट्री कंपनसेशन का, एक जॉइंट प्रोटोकॉल भी बनाया गया था। प्रोटोकॉल मतलब आई कीप रिपीटिंग द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड, सेट ऑफ रूल्स को प्रोटोकॉल बोल देते हैं। तो कुछ रूल्स बनाए गए थे किस तरीके से वियना कन्वेंशन के, पेरिस कन्वेंशन के अंदर, है ना। ऑल दिस थिंग्स दे कंबाइंडली हेल्प टू मैनेज थिंग्स बेटर। अब इशू आता है SMR के अंदर, भाई कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले हो, ठीक है। डिफरेंट डेवलपमेंट्स हो रही होती है, कोई कंट्री कुछ काम कर रही, कोई कुछ काम तरीके से काम कर रही होती है। तो रेगुलेट कैसे करोगे? और अगर आपने रेगुलेट कर लिया तो चलो आप लोगों ने नेशनल लेवल पे अपना रेगुलेट कर लिया, व्हाट अबाउट द ग्लोबल इश्यूज ऑल्सो, है ना। फिर अगर एक ही कंट्री के अंदर अगर आप डिफरेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का इशू आता है। फाइनेंसिंग की बात करते हैं तो IEA के अकॉर्डिंगली जो एनुअल इन्वेस्टमेंट चाहिए इसमें, वो ऑलमोस्ट 100 बिलियन के आसपास चाहिए भाई अगले आने वाले 7 ईयर्स के अंदर। लाइसेंस का चैलेंज रहेगा, है ना। अब टेक्नोलॉजी है, हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो नई टेक्नोलॉजी के लिए आपको पुराने लाइसेंस पे काम करना मुश्किल होता है। सप्लाई चेन का इशू, अगर आपने प्रोड्यूस कर दिया, मतलब एक तो सेटअप करने का भी सप्लाई चेन इशू होता है, सप्लाई हो जाने के, डेवलपमेंट हो जाने के बाद प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, जो भी कर रहे होते हो, उसको कौन परचेज करेगा, कैसे परचेज करेगा, तो पूरा का पूरा सप्लाई चेन प्रोसेस सेटअप करना। सेफ गार्ड चैलेंजेस होते हैं। नई टेक्नोलॉजी है SMR की, ना, इट्स एट द नोबल स्टेज डेवलप हो रही है, तो गवर्नमेंट के साथ, इंडस्ट्री के साथ आप कैसे कोलैबोरेट करोगे कि सेफ्टी फीचर्स का ध्यान में रखा जाए। अगेन रेडियो एक्टिव वेस्ट तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, है ना, उसको कैसे यूज़ करोगे, कैसे डिस्पोज करना है। बेसिक जो रिएक्टर में चैलेंजेस आते हैं एनर्जी डेवलपमेंट में, कंजर्वेशन में और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में, वही चैलेंजेस यहाँ पर भी हैं। तो हमारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का इशू है, तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बेहतर बना लो, सेफ्टी असेसमेंट की मेथोडोलॉजी को अपडेट कर लो, फ्रेमवर्क जो भी बना रहे हो सारे स्टेक होल्डर के साथ कोलैबोरेट करो, अकेले काम मत करो, ठीक है ना। डोंट वर्क इन साइलोज, कोलैबोरेशन करो, पार्टिसिपेशन करो, कम्युनिटी डेवलप, जैसे कम्युनिटी काम करती है वैसे। डिज़ाइन का डेवलपमेंट पे और काम किया जा सकते हैं, उसके स्टैंडर्ड्स बना दो कि भाई कंट्री के अंदर जहाँ पर भी SMR बनेंगे वो सेम स्टैंडर्ड्स के बनेंगे। जैसे अभी जो C टाइप चार्जर होता है, उस टाइप ऑफ चार्जर के स्टैंडर्डाइजेशन किया जा रहा है कि हर तरह के मोबाइल के अंदर अब C टाइप ही आने लग गए। इवन आजकल लैपटॉप्स में भी, मेरे तो लैपटॉप भी C टाइप से ही चार्ज होता है, फ़ोन भी C टाइप से चार्ज होता है। एवरीथिंग स्टार्टेड टू गेट इनटू स्टैंडर्डाइजेशन। तो वो ये कह रहा है कि जो स्मॉल रिएक्टर्स वाले हैं उनका भी एक डिज़ाइन का पूरा स्टैंडर्ड बना दो। एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कैटलाइज करो। कैटलाइज करने का मतलब क्या होता है? कैटलाइज मतलब होता है किसी भी चीज़ के रेट को इंक्रीज़ कर देना। अभी जो प्रोसेस चल रहा है, अगर आप उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेके आओगे तो प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा ना उसका रेट। तो ह्यूमन रिसोर्स थोड़े से स्किल्डफुल लोग होंगे, क्योंकि ये टेक्निकल काम है और इसमें साइंस लेवल की नॉलेज चाहिए आपको। इट्स गुड कि हम लोग ट्रेंड लोगों को ऐसे इसमें यूज़ करें, और जो ट्रेन नहीं है उनकी स्किलिंग कर सकते हैं, उनको हम लोग ट्रेन भी कर सकते हैं। So it was a small topic to understand and an important one also. We have topic number 7.6, facial recognition technology.
सो रिसेंटली जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस है, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, उन्होंने एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक टूल बनाया था जिसका नाम है अस्त्र, और अस्त्र की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फेशियल रिकॉग्निशन पावर्ड सॉल्यूशन फॉर टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन। तो अस्त्र को संचार समिति का जो इनिशिएटिव है उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मेजर काम क्या होने वाला है ना, ये आइडेंटिफाई करेगा कि किसी पर्टिकुलर सिम के ऊपर किस मतलब वो जो सिम का आपका मोबाइल नंबर होता है, वो मोबाइल नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, क्या उसमें कुछ फ्रॉड तो नहीं किया गया है, यानी कि, और ये भी देखेगा कि एक मोबाइल्स के साथ और कितने मोबाइल्स कनेक्टेड हैं। संचार साथी, संचार कम्युनिकेशन को हिंदी में संचार बोलते हैं। तो सिटीजन्स को पता चल जाता है कि कितने मोबाइल कनेक्शंस इशू किए गए हैं उस व्यक्ति के नाम पर, और इसमें CEIR है, सेंट्रल इक्विपमेंट एंटिटी रजिस्ट्रार है, वी हैव दिस टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट, अस्त्र है, ये फ्रॉड सब्सक्राइबर्स को आइडेंटिफाई करेगा और आपको अपने मोबाइल कनेक्शन पता चल जाएंगे आपके नाम पर कितने मोबाइल नंबर इशू किए हुए हैं। अस्त्र से पता चलेगा कि अगर आपके नाम पर 8 से ज़्यादा सिम तो इशू नहीं की हुई है, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूल है ना, उसके अकॉर्डिंगली आपके नाम पर सिर्फ 8 सिम रजिस्टर की जा सकती हैं। अब इस यहाँ पर फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल आएगा, ये आइडेंटिफाई करेगा आपका फेस, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो मोबाइल नंबर का तो आपके कुछ फोटोज़ वगैरह होते हैं, है ना, तो कंप्यूटर के एल्गोरिथम वगैरह ना उन फेशियल रिकॉग्निशन पे काम करेंगे, उनको एक कोड में बनाएंगे फेस प्रिंट में, फिर वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, आपको पता होगा, आप लोगों ने बहुत बार मतलब डिवाइसेस में भी आता है, फेस लॉक आता है। एंड अगर आप लोगों ने कुछ टाइम पहले, आजकल अगर आप एयरपोर्ट से ट्रैवल किया है थोड़ा बहुत फ्लाइट वगैरह से, तो आप लोगों ने वहाँ पर DG यात्रा के बारे में पक्का एक्सपीरियंस किया होगा। सारे एयरपोर्ट्स पर तो DG यात्रा एक्टिवेट नहीं हुआ है, बट DG यात्रा चल रहा है काम, तो वो आपकी फेशियल रिकॉग्निशन पे काम करता है और आपको बहुत सा टाइम आपका बच जाता है लाइन में लगने का। तो आपकी फ़ोटो खींचता है, उसमें से कुछ डेटा निकालता है, वो डेटे को पुराना ऑलरेडी जो सेव डेटा उसे कंपेयर करता है, मैच करता है। तो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के ना कुछ एप्लीकेशन और बेनिफिट क्या हैं, फ्रॉड चीज़ों को डिटेक्ट करने में मदद करेगा, है ना, आपकी आइडेंटिटी को पहचानेगा, क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में मदद करता है। एयरपोर्ट पे जैसे मैंने आपको बता ही दिया, DG यात्रा का यहाँ पर गिवन भी एग्जांपल। बैंकिंग में बहुत मदद करता है, ATM से कैश वगैरह विड्रॉ करना होता है तो फेशियल रिकॉग्निशन से भी किया जा सकता है। हेल्थ केयर में भी पेशेंट के रिकॉर्ड्स वगैरह का पता चल पाना उसके फेस को स्कैन करके। तो देखो मल्टीपल सेक्टर्स में, मल्टी स्टेक होल्डर्स के एरिया के अगर देखें तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, पर फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के ना कुछ कंसर्न भी हैं, प्रिवेसी को लेकर के खास करके, है ना। तो आपको कोई कंट्रोल नहीं होता ना, आप डेटा आपका स्टोर कहाँ हुआ। अगर आप एयरपोर्ट पे थे, DG यात्रा ने आपको फेस को रीड कर लिया एक बार, तो कहीं तो वो डेटा को स्टोर कर रहा होगा ना, वो ऐप कहाँ स्टोर कर रहा है, यू हैव नो क्लू। डेटा प्रोटेक्शन लो, 2019 का जो बिल था पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का, वो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था बाद में दोबारा, फिर उसको वापस विड्रॉ कर लिया। तो बहुत बड़ा सवाल उठता है कि डेटा को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, पर्सनल डेटा को, रेगुलेटरी सेटअप कहाँ है हमारा, है ना, वो एक्ट अभी तक पास क्यों नहीं हो पा रहा है। फिर हो सकता है कि बिकॉज ऑफ इमेज का जो होता है उसमें लाइटनिंग वगैरह के कारण, फेशियल एक्सप्रेशन के कारण, एजिंग के कारण कभी कभी इनएक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, तो एरर के चांसेस भी हैं। फिर एरर जो होते हैं ना, वो होते हैं बिकॉज लैक ऑफ डेटा, है ना, लोगों के पास डेटा की कमी होती है, डेटा से ही काम हो रहा होता है और वो एक्यूरेसी में ये इश्यूज आ जाते हैं। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है तो कहीं ना कहीं साइबर अटैक वगैरह हो सकते हैं, प्रिवेसी की बात है तो डेटा चोरी भी हो सकता है ना, क्योंकि बहुत सारे मोड्स होते हैं चीज़ों को हैक करने के, तो वो एक खतरा बना ही रहता है। कुछ टाइप के बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी दूसरी भी होती है। एक टाइपिंग स्टाइल, आप किस तरीके से टाइप करते हो, जैसे मैं अगर कुछ टाइप करूँगा तो मेरा एक टाइपिंग स्टाइल होगा, मैं इस तरह की फिंगर का बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगा, मैं प्रॉपर वो QWERT मेथड में करूँगा, या फिर मैं कैसे करूँगा। कुछ कीबोर्ड्स भी ABCD वाले फॉर्मेट के हिसाब से करते हैं। नेविगेशन का स्टाइल क्या है आपका, इंटरेक्शन स्टाइल क्या है, फिजिकल स्टाइल, तो ये बिहेवियर की कैटेगरी में आते हैं। फिजिकल में फिर आपका फिंगरप्रिंट्स होता है, अक्सर मोबाइल में यूज़ करते हैं हम लोग। वॉइस रिकॉग्निशन, है ना, पासकोड वगैरह में। आईज़ को स्कैन करते हैं। फेस रिकॉग्निशन तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं राइट नाउ, सिग्नेचर के हिसाब से भी होता है। फिर केमिकल तौर पर आपका DNA भी आपका बायोमेट्रिक में काउंट होता है। योर वेन रिकॉग्निशन भी होता है। तो यू सी टेक्नोलॉजी हैज़ गॉन सो फार। तो फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन, DNA मैचिंग, आई रिकॉग्निशन, हैंड ज्योमेट्री रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्निशन, सिग्नेचर रिकॉग्निशन, ये टॉपिक भी हम लोग पहले कवर कर चुके हैं, आ चुका है ये। तो व्हाट वी कैन डू, हम लोगों ने इश्यूज देख लिए, तो लीगल फ्रेमवर्क पे काम किया जा सकता है, खास करके FRT सिस्टम्स के लिए। और डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो अभी तक पेंडिंग चल रहा है, वी कैन ब्रिंग इट, तो हमारे सेफगार्ड थोड़े से
बेहतर हो जाएंगे। तो हमको एक सीसीटीवीज़ के बारे में भी, है ना, अब सीसीटीवीज़ लगे तो हर जगह होते हैं, पर उनको रेगुलेट कौन कर रहा है? आपने कभी सुना कि सीसीटीवीज़ को रेगुलेट करने के लिए कोई पर्टिकुलर बॉडी है? नहीं है ना। पुलिस वगैरह को जब यूज़ करना होता है तो किसी के भी घर से डेटा निकलवा लेते हैं वो। तो ये है, इनको रेगुलेट करने के लिए भी कुछ लॉ होना चाहिए। जवाबदेही तो हो, किसी की अकाउंटेबिलिटी, कोई तो हो जो इन चीज़ों पर नज़र रखेगा, उसमें कितने रिक्वायरमेंट्स है, ऑडिट कौन कराएगा। कंसेंट, देखो आप फेशियल रिकॉग्निशन पे काम कर रहे हो, कंसेंट, जिस व्यक्ति का आप डेटा ले रहे हो, क्या आपने उससे सहमति ली कि भाई हम आपका डेटा यूज़ करेंगे, आपको कोई इशू तो नहीं है ना। तो डेटा बहुत कलेक्ट हो रहा होता है और उसका क्या यूज़ होगा, फिर क्रिमिनल पर्पज से किसी ने मिसयूज़ कर दिया तो। कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी है, लोगों को ट्रेन करना, जैसे मैंने बताया डीजी यात्रा ही था, सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर डीजी यात्रा एक्टिवेट हुआ ही नहीं है अभी तक। एलिमिनेट बायसनेस, अब टेक्नोलॉजी है, उसमें जो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है एआई का, वो काम कर रहा है उस बेसिस के ऊपर जो उसको डेटा ऑलरेडी दिया गया है। तो जो डेटा दिया गया उसी के बेसिस पर डिसीजन बनाएगा, तो यानी कि वो बायस हो सकता है। यानी कि आप उसको बोलोगे कि इस टाइप के फेसेस को एरर में बता दो, तो इमीडिएटली बता देगा। दैट मीन्स यू कैन क्रिएट बायस। तो हमें सारे चांसेस पे ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह का बायस कहीं रह ना जाए। वी नीड टू एलिमिनेट दैट। फिर यहाँ टॉपिक खत्म होता है हमारा। बाकी इस टॉपिक में से देखो प्रीलिम्स में भी आ सकता है, क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक है। मेंस में शायद इसके आने के चांसेस कम होंगे, बट मेंस में ऑल एआई पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ओवरऑल एआई का। तो लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड तो प्रीलिम्स में आते ही हैं, अगर आप देखोगे साइंस एंड टेक के सेक्शन में, एंड दोज आर इजी क्वेश्चंस, एनीवन कैन डू देम जस्ट बाय द बेसिक रीडिंग ऑफ द कंटेंट। रिसेंटली जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें मोर देन 20 क्वेश्चंस थे जो इन गिवन माइंड मैप से डूएबल थे। अगर आपको भी इस तरह के माइंड मैप्स कलेक्ट करने हैं एंड यू वांट मोर देन 900 ऑफ सच माइंड मैप्स जो आपको एग्जाम में एक एक्स्ट्रा एज दे सकते हैं, देन डाउनलोड लिंक ऑफ ऑल दीज 900 प्लस माइंड मैप्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। वी हैव दिस टॉपिक नंबर 7.7, वेरी अमेजिंग टॉपिक। सुपर कंप्यूटर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इंडिया का एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सुपर कंप्यूटर है एरावत, है ना। तो टॉप जो 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट है ना, उसमें 75th पोजीशन पे वो आया था। और इस रिपोर्ट को रिलीज किसने किया था? इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी जर्मनी में, वहाँ पर। तो सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, एरावत क्या है कंप्यूटर, वो हम लोग जानेंगे। तो वही लगता है स्टार्टिंग हम यहाँ से कर लेते हैं कि वर्ल्ड में जो टॉप 500 की लिस्ट है ना, उसमें सबसे टॉप पे जो वर्ल्ड का जो सबसे मोस्ट पावरफुल एआई का सुपर कंप्यूटर है वो यूएसए के पास, उसका नाम है फ्रंटियर। फिर जापान के पास है ये सुपर कंप्यूटर फुगाकू, फिनलैंड में लूमी है, इटली में लियोनार्डो है, और यूएसए में दूसरा है वो है समिट। इंडिया के पास और भी हैं, एरावत तो अभी हम लोगों ने देखा, है ना। तो हमारा एक परम सिद्धि भी है, उसकी रैंकिंग आई है 131। प्रत्युष सुपर कंप्यूटर है, उसकी रैंकिंग 169 आई है। मिहिर सुपर कंप्यूटर है। तो ये सुपर कंप्यूटर जो होते हैं इनकी शुरुआत तो एक्चुअल में 1980s में हुई थी, इंडिजिनस डेवलपमेंट हमारे यहाँ पर इंडिया में, BARC, CDEC वगैरह ने। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर आया था परम 8000 1991 में। हमारे पास एक नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन भी है। सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत हाई होती है ना। तो ये बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस को विद इन सेकेंड कर देते हैं। और इनका जो मेजरमेंट होता है ना परफॉर्मेंस का, वो फ्लॉप्स में होता है, ना कि MIPS में। तो फ्लॉप क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। और MIPS क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। अभी क्या होता है फ्लोटिंग पॉइंट वाला, जरा देख लेते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, तो ये मेजरमेंट का एक तरीका ही है परफॉर्मेंस को मेजर करने का। प्रोसेसिंग पावर क्या है, एफिशिएंसी कैसी चल रही है ना। तो और ये इस्तेमाल भी कहाँ होता है फ्लॉप वाला मेथड? ये हाई परफॉर्मेंस वाले कंप्यूटिंग्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर ही। तो पेटाफ्लॉप जो होता है वो इक्वल टू होता है 1000 टी फ्लॉप, है ना। तो ये अलग अलग कैटेगरीज है कंप्यूटिंग की। फ्लॉप मैट्रिक जो है मोस्टली बिलियंस में होता है, गीगा का, ट्रिलियंस में टेरा, क्वाड्री ट्रिलियंस में पीटा पर सेकेंड, जी फ्लॉप, टी फ्लॉप, पी फ्लॉप। तो पेटाफ्लॉप जो होता है इक्वल टू 1000 टी फ्लॉप्स, और यानी कह सकते हो 1000 फ्लॉप्स के ऊपर। तो दीज आर द लाइक कैटेगरीज डिफाइंड बाय देम टू मेक द अंडरस्टैंडिंग ईजियर। तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट होता है इनका। जब हम लोग एरावत की बात कर रहे थे, तो एरावत ना महाराष्ट्र में जो पुणे का एरिया है अपना, वहाँ पर CDEC की एक लैब है, वहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। तो इंडिया का लार्जेस्ट है और फास्टेस्ट AI सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम है ये। एंड इसको गवर्नमेंट का नेशनल प्रोग्राम जो है AI वाला, उसके तहत इंस्टॉल किया गया था। इसमें उबंटू जो सॉफ्टवेयर है, तो जैसे आप लोग कंप्यूटर में देखते हो ना, विंडोज़ एक सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर्स में, मोबाइल्स में भी आए थे, माइक्रोसॉफ्ट के मोबाइल्स भी आए थे, वहाँ पर भी विंडोज़ था। और आप लोगों ने iOS के बारे में सुना है, जो एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं, मैक वगैरह हो गया, उसमें iOS का सॉफ्टवेयर होता है। वैसे भी लाइनक्स भी होता है,
उबंटू भी एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, ठीक है। तो अलग अलग प्रोसेसिंग के लिए हमको अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड भी एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। सो उबंटू भी एक कैटेगरी होती है ऐसी। जो लोग कंप्यूटर साइंस के होंगे बैकग्राउंड के, उनको वैसे इजीली पता होगा, बट जस्ट फॉर ए सिंपल अंडरस्टैंडिंग। अब सुपर कंप्यूटर्स का और क्या क्या इस्तेमाल होता है? एप्लीकेशंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ यूपीएससी फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। कटिंग एज रिसर्च, है ना। तो ये डेटा इंटेंसिव होते हैं, बहुत डेटा भरा होता है इनके अंदर, है ना। बहुत ही साइंटिफिक और इंजीनियरिंग पर्पस के लिए ही यूज़ करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में, वेदर फोरकास्टिंग में, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। अपना जो चैट जीपीटी है, इसको भी एक सुपर कंप्यूटर पर ही बनाया गया है ना, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, एआई, ओपन एआई के लिए। वेदर फोरकास्ट करने के लिए प्रत्युष सुपर कंप्यूटर है, जो कि हमारे आईआईटीएम पुणे पे है। उसके अलावा बहुत सारे जियोलॉजिकल इंसाइट्स के लिए हमको चाहिए होता है ना। इसके कारण मतलब जियोलॉजिकल इंसाइट मतलब हो गया ज़मीन के अंदर भी जब हम किसी डिवाइस से स्कैन करते हैं तो बहुत सारा डेटा निकल के आता है। उस डेटा का एनालिसिस करना, तो उससे क्या फ़ायदा होगा हमको? एक्सप्लोरेशन में पता चलेगा, ऑयल के एक्सट्रैक्शन का ही हेल्प मिल जाती है। हेल्थ वगैरह में कोविड के टाइम पर बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया गया था, ड्रग्स की टेस्टिंग वगैरह के लिए। एक्सट्रीम लेवल में इसका काम चल रहा था। डिफेंस एंड मिलिट्री में बहुत होता है ना, नेशनल सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह का डिज़ाइन, क्रिप्टोग्राफ करना, कॉम्प्लेक्स वेपन्स बनाना। पर सुपर कंप्यूटर में चैलेंजेस आते हैं कि ना स्टोरेज डिवाइस बहुत सारे चाहिए होते हैं इसको, क्योंकि बहुत बड़ा डेटा होता है, बैंडविड्थ बहुत चाहिए होती है इसको। बहुत स्पीडली कर रहा है ना, बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकेंड कर रहा है, तो कॉस्टली होते हैं, है ना। ऑपरेशन कॉस्ट ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ करेंगे, ऑलराइट। और ये बेसिकली बहुत सारे प्रोसेसिंग यूनिट्स को ना कनेक्ट करके बनाए जाते हैं, तो एरिया ज़्यादा चाहिए होता है इनको। बस यही के थोड़े से ड्रॉबैक्स हैं। हमारा एक नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन भी है, 2015 में लॉन्च किया था, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन जो हैं वो कंट्री के अंदर और बेहतर कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ को सेटअप कर पाएँ। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों ने मिलकर इसको बनाया था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सीडेक है हमारा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और जो हमारा IISc है बेंगलोर का, ये लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। IISc के बारे में आपको पता ही होगा, इंडिया का नंबर 1 साइंस कॉलेज है ये। तो इंडिया को सुपर कंप्यूटिंग में लीडर बनाना है, और बहुत सारे डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं सुपर कंप्यूटिंग की, अलग अलग जगह हो रही होती है, तो सबको डुप्लीकेशन को ख़त्म करना है। तो ये पूरा का पूरा मिशन जो है 3 फेज़ में चल रहा है। फेज़ को रहने दो, बट एटलीस्ट हैव एन आइडिया कि ये मिशन, मतलब इस तरह के मिशन ना एग्जाम में पूछ लेता है मेंस में यूपीएससी। तो ऐसा हुआ है, ये सरप्राइजिंग क्वेश्चन की तरह आते हैं। हैव ए सिंपल आइडिया। अब नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का एटलीस्ट गोल तो खुद बना ही सकते हो आप एग्जाम में अगर आता है। ईयर याद रख लो, डिपार्टमेंट याद रख लो, ऑब्जेक्टिव फिर आप खुद ही फिगर आउट कर सकते हो। मतलब ऐसी चीज़ें होती है ना, ऑब्जेक्टिव, गोल, ये तो आप टाइटल से डिकोड कर सकते हो, और जब बहुत सारे टॉपिक पढ़ लेते हो तो आपको आइडिया हो जाता है। ध्यान रहे ये टॉपिक आपका प्रीलिम्स स्पेसिफिक ज़्यादा है। एरावत का नाम आ रहा है ना, और भी नाम याद रखो। वर्ल्ड का फास्टेस्ट जो है, ये चेंज होता रहता है, हर कंट्री रिसर्च करती रहती है तो वो चेंज भी कर देती हैं। हो सकता है कल को लूमी सबसे ऊपर आ जाए, और हो सकता है US से एक और कोई बेहतर बना लेगा। तो दिस नेम कीप्स ऑन चेंजिंग, बट वट यूपीएससी विल डू ना, वो बोलेगा कि फ्रंटियर, फुगाकू, लूमी, लोनार्डो, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, और उसमें बोल देगा इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है, एक नाम और लिख देगा, ऐसा कुछ अजीब सा। इसलिए इनके नाम बस एक बार पढ़ने होते हैं। अभी तो एरावत जो है, ये हाथी का नाम नहीं साउंड कर रहा है आपको? सुना होगा आप लोगों ने एरावत हाथी के बारे में। तो प्रीलिम्स के लिए ये वाला टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। वी हैव दिस टॉपिक नंबर 7.8, क्रिप्टो माइनिंग। आप लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत सुना होगा। क्रिप्टो माइनिंग वर्ड कभी कभी आता था, चलो इसको समझने की कोशिश करेंगे, माइनिंग होता क्या है। तो रिसेंटली भूटान ने और एक सिंगापुर का बिटडियर है, इन्होंने कहा था कि हम लोग ना $500 मिलियन रेज करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग हिमालयाज़ के अंदर ना अपने क्रिप्टो माइनिंग के ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये जो रीजन हो, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट होगा ना इनका, ये फ्री ऑफ कार्बन होने वाला है, और इसमें ये लोग भूटान का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है ना, इसको भी टैप करने की कोशिश करेंगे। तो ये थोड़ा कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, यार क्रिप्टो माइनिंग कर रहे हैं, ये कौन सी टाइप की माइनिंग है, पहाड़ तो नहीं खोदेंगे। तो ये क्रिप्टो करेंसी का है, इसमें पहाड़ नहीं खोदेंगे, कंप्यूटर के सेंटर सेटअप किए जाएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। यू ऑल नो, वर्चुअल करेंसी का सबसेट होता है, इट्स डिसेंट्रलाइज्ड, है ना। और इसको क्रिप्टोग्राफी से, क्रिप्टोग्राफी मतलब होता है इसको एनक्रिप्ट करने का कॉन्सेप्ट, एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट। जस्ट अ सेकेंड, पेंसिल ही काम करना बंद कर दिया। ओके, बीच में हैंग हो जाता है यार, पहली बार देखा मैंने। तो क्रिप्टो करेंसी आपको समझ में आया, और बिटकॉइन
लार्जेस्ट इस्तेमाल होने वाला है। उसके बाद आता है एथेरियम। मैंने एक बार पहले भी बताया था टॉपिक जब क्रिप्टो करेंसी का आया था कि ना ये 4-5 बड़े पॉपुलर से क्रिप्टो करेंसीज हैं, बिटकॉइन हो गया, एथेरियम वगैरह हो गया, तो इनकी वजह से नाम पड़ जाया करो। अच्छा ठीक है, एथेरियम जो है ये क्या है, क्रिप्टो करेंसी। हो सकता है यूपीएससी कल को 4 या 5 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इनमें से क्रिप्टो करेंसी कौन सा है। ठीक है, जैसे ऊपर हम लोगों ने सुपर कंप्यूटर ही पढ़ा था, तो वो 3 सुपर कंप्यूटर के नाम लिख देगा, एक वो बीच में एथेरियम लिख देगा, और आपको लगेगा यार ये भी तो समझ नहीं आ रहा, फ्रंटियर, एथेरियम, समिट, कौन सा इसमें से क्रिप्टो करेंसी है। तो इस तरीके से एक बार बस हल्का सा दिमाग में रखो कि अच्छा ये कोई क्रिप्टो करेंसी है। कॉन्सेप्ट ये है ना, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी लगती है जब भी बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर के फार्म्स वगैरह होते हैं जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग होती है। तो अब इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी लग रही थी, यानी कि क्लाइमेट पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ग्रीनर माइनिंग ऑप्शंस पे काम किया जा रहा है। तो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनाए जाएंगे, है ना, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी सेटअप की जाएगी, हाइड्रो पावर का इस्तेमाल करेंगे, कार्बन फ्री डिजिटल एसेट माइनिंग किया जाएगा। भूटान जो है ना अपने आप में कार्बन नेगेटिव कंट्री है, और ये बहुत अच्छी बात है। भूटान के बारे में इंडिया को सीखना चाहिए। हालांकि भूटान छोटा भी है, बट इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत सारी डिमांड्स है, पॉपुलेशन है, सो मेनी थिंग्स आर देयर, बट स्टिल सीख तो हम सकते हैं भूटान से। तो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसी में लिखा हुआ है कि 60% जो कंट्री है ना उसमें फॉरेस्ट रहेगा ही रहेगा। देन वी हैव दिस 2 थिंग्स, प्रूफ ऑफ वर्क वर्सेस प्रूफ ऑफ स्टेक। इसको भी समझेंगे। पहले जरा क्रिप्टो माइनिंग को समझ लेते हैं। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा देखने की कोशिश कीजिएगा। एक पर्सन है, ये लड़की है, ये एलिस है। ठीक है, इसने ऑनलाइन किसी जगह पर कोई एक प्रोडक्ट खरीदा, और ये प्रोडक्ट का जो पेमेंट है ना वो बिटकॉइन से करना चाहती है। ठीक है, और ये प्रोडक्ट किसके पास जाएगा, बॉब के पास। तो इन दोनों के बीच में एक ट्रांजेक्शन होनी है। इसने प्रोडक्ट ले लिया है, प्रोडक्ट इसको मिल गया, उसको पेमेंट करनी है बिटकॉइन में। तो होता क्या है ना, वो एक प्राइवेट की का इस्तेमाल करती है, ठीक है, एक मैसेज में, और उसमें जो अमाउंट ऑफ बिटकॉइंस होते हैं उनको मेंशन करती है, बॉब के एड्रेस पर भेज देती है ट्रांजैक्शन के अप्रूवल के लिए। ध्यान से समझना। अब बिटकॉइन में आप लोगों ने सुना होगा ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी है, ऐसे ब्लॉक्स की ना चेन्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जो ट्रांजैक्शन अभी एलिस ने की थी ना, रिक्वेस्ट की थी, उसके ब्लॉक बन जाता है। ये जो ब्लू वाला था ना, ये उसी ट्रांजैक्शन का एक ब्लॉक है। वैसे ही कोड्स होते हैं वैसे तो, ठीक है, ये ब्लॉक बन जाता है दूसरे ट्रांजैक्शन के साथ, इन ट्रांजैक्शन के साथ उनके बीच में एक ब्लॉक आ गया। अब ये जो ब्लॉक होता है ना, ये ब्रॉडकास्ट हो जाता है सारे माइनिंग के नोड्स पर, उसी बिटकॉइन के नेटवर्क। उस नेटवर्क में नोड्स मतलब होता है जो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऐसा कोई नेटवर्क था, ठीक है, ये सब इस तरीके से कनेक्टेड थे। तो ये जो एंडिंग पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना सारे, ये सारे नोड्स हैं। मान लो यहाँ से वो ट्रांजेक्शन चली थी एलिस की, तो यहाँ से जब ये जाएगा तो इन सबके पास नोटिफिकेशन चली जाती है कि एक नया ब्लॉक ऐसे ऐड हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये था वो ब्लॉक। नेटवर्क जो होता है ना, ये वैलिडेट करता है एलिस के ट्रांजैक्शन को। इसके एल्गोरिदम्स होते हैं, उसको वैलिडेशन देता है। उस वैलिडेशन के प्रोसेस को ही बोला जाता है माइनिंग करना। तो जो पहला माइनर होता है, हम लोगों ने नोट्स बनाए थे ना बहुत सारे, जो पहला माइनर इस नए ब्लॉक को वैलिडेट कर देगा कि हाँ ये ट्रांजैक्शन कर दी है, उसको कुछ पोर्शन मिलता है इस बिटकॉइन का एज ए रिवॉर्ड ऑल्सो। फिर द मोमेंट ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है, एक नया ब्लॉक ऐड होता है इस ब्लॉकचेन के अंदर। एम यही था ऐसे करवाने का, बट स्टार्टिंग एक्चुअल में यहाँ से होती, खाली जाता है, वैलिडेट होता है, वैलिडेट होकर फिर वो ब्लॉक में ऐड जाता है। तो मोमेंट वो ऐड हो जाता है, बॉब को बिटकॉइंस मिल जाते हैं एलिस से। अब बिटकॉइन ऐसा कोई सिक्का नहीं है, हार्ड करेंसी नहीं है, ये वो कोड्स हैं। जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है, अपना फ़ोन में अगर अपना देखोगे बैलेंस, तो वो नंबर लिखे हुए हैं ना कोड्स में, उस तरीके से ही होता है काम। तो ये होता है बिटकॉइनिंग के अंदर, क्रिप्टो माइनिंग, है ना। इट इज़ नॉट ऑलवेज प्रॉफिटेबल, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, एक्सपेंसिव होती है माइनिंग इक्विपमेंट वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस ज़्यादा होता है, एक्सप्लोसिव ग्रोथ है क्रिप्टो करेंसी की, तो बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम करते हैं। अब डिफरेंट टाइप की क्रिप्टो माइनिंग होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स की माइनिंग, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स, एप्लीकेशन स्पेसिफिक, इंटीग्रेटेड सर्किट, अदर टाइप्स की। आपको उतना डीप में नहीं जाना है। उसमें क्रिप्टो माइनिंग में का जो इज फंडामेंटल टू द प्रूफ ऑफ वर्क क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क्स लाइक बिटकॉइन। ठीक है, दोनों को समझते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क है एक चीज़, एक होता है प्रूफ ऑफ स्टेक, जिसको हम लोगों ने ऊपर देखा है यहाँ पे। दिस इज प्रूफ ऑफ वर्क, दिस इज प्रूफ ऑफ स्टेक। दोनों क्या होते हैं, ये एल्गोरिदम्स होते हैं जो उस क्रिप्टो करेंसी को वैलिडेट करते हैं। यहाँ पर हो रहा था ना, पहला जो माइनर होगा जो इसको वैलिडेट करेगा, वो इस एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मेन डिफरेंस क्या है, किस तरीके से ये चूज करेंगे और कैसे क्वालिफाई करेंगे यूजर टू ऐड द ट्रांजेक्शन। PWS और POS जो है ये प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये वैलिडेट करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, उस नेटवर्क को मेंटेन करके रखते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, क्रिप्टो करेंसी रिवॉर्ड होते हैं, डिसेंट्रलाइज मेथड होता है, सिक्योरिटी अच्छी होती है, लेकिन एक्सपेंसिव है, एनर्जी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ट्रांजेक्शन स्पीड थोड़ी कम है, ट्रांजेक्शन फीस ज़्यादा है। प्रूफ ऑफ स्टेक में इसमें कोई एक्सपेंसिव इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती है,
ट्रांजेक्शन फास्ट हो जाती है, एनर्जी एफिशिएंट है, लेकिन कॉइन होर्डिंग होती है, यानी कि होल्ड करके रखने पड़ते हैं, अनप्रूवन है, बड़े स्केल पे टेस्ट नहीं किया गया है, और बहुत सारे वैलिडेटर्स को इन्फ्लुएंस करता है। इसमें एक्सटेंसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है शुरुआती दौर में। बस ये इतना ही था। तो ये डायग्राम अगर आप समझ गए ना कि ये प्रोसेस जो होता है, इसको माइनिंग बोलते हैं, हर बार उस कॉइन को वैलिडेट करना। देखो क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक वर्ड यूज होता है बार बार, दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है। तो ये जब चल रहे थे ना कोड्स, ये किसी एक अथॉरिटी के पास नहीं गए थे वैलिडेट होने के लिए, उस नेटवर्क में बिटकॉइन में जितने भी एंड यूजर्स थे उनके पास गए, कोई पहला जो इसको अप्रूव वैलिडेट कर देगा उसको कुछ रिवॉर्ड भी मिल जाता है। तो क्या उसने कहा पहला माइनर, ये कोई भी हो सकता है, दैट्स व्हाई इट इज डिसेंट्रलाइज्ड। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई एक फलानी बिल्डिंग है, वहाँ एक ऑफिस है, वहाँ एक डायरेक्टर बैठेगा, उनके पास जाओ, उनके ऑफिस से अप्रूवल करा के लाओ। दैट्स व्हाई इट इज नॉट सेंट्रलाइज्ड, इट इज डिसेंट्रलाइज्ड। चलो जी, ये टॉपिक आपका वैसे ज़रूरी था। दिस इज अगेन बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। नाउ वी हैव द लास्ट सेक्शन, दैट इज न्यूज़ इन शॉर्ट्स। सबसे पहले आता है नाविक, नेविगेशन बाय इंडियन कॉन्स्टलेशन। देखो हम लोग जो सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन यूज़ करते हैं ना, हम लोग यूएस का यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऐसे ही रशिया का भी है ग्लोनास, ऐसे यूरोपियन भी है गैलीलियो, और ऐसे चाइना का भी है बाइडू। जापान के पास एक 4 सैटेलाइट सिस्टम है जो ऑगमेंट करता है जीपीएस सिग्नल उन्हीं की कंट्री में, ठीक है, यानी कि यूएस से वाले में। अभी जो नाविक है ना, ये इंडिया वाला है। तो इसरो ने रिसेंटली एक नेक्स्ट जनरेशन की नेविगेशन सैटेलाइट है NVS-01, वो अभी लॉन्च की थी। अभी जो सैटेलाइट थी ये इंडिया की सेकंड जनरेशन, फर्स्ट ऑफ द इंडिया सेकंड जनरेशन सैटेलाइट थी, जो नाविक का ही सर्विसेज का पार्ट है। 2000 kgs की है, हैवीएस्ट है उस कॉन्स्टलेशन में, है ना, और GSLV की हेल्प से हमने इसको लॉन्च किया था। 12 साल का इसका मिशन लाइफ है। ये रियल टाइम पोजिशनिंग में मदद करेगी, है ना। और इंडिया के जो मेनलैंड है ना, हमारा जो इंडिया का पूरा ये अपना जो मैप बनता है ना, तो इस मैप के 1500 किलोमीटर बाहर की तरफ की रेंज का भी कवरेज हमको देगी। तो ये जो लाइन है ना, ये एग्जाम में एक बार पहले प्रीलिम्स में आपकी आ चुकी है। आई थिंक 2016-17 के आसपास ही क्वेश्चन आ रहा था। अब नाविक बहुत न्यूज़ में था, उसकी शुरुआत हो रही थी, तो उसमें ऐसा ही कुछ दिया हुआ था कि इतने 5000 मतलब ऑल ओवर इंडिया से 5000 किलोमीटर दूर तक ये सब कुछ, ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ था। इफ़ यू रीड दैट, तो ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं कभी कभी, है ना, डेटाबेस में। तो बस ये टॉपिक में इतना ही था। नाविक के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए, वो इंडिया का है, दूसरी कंट्रीज के कौन से थोड़ा आइडिया रखिएगा इन चीज़ों का। देन वी हैव दिस एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट मिशन, ओके, एक्सपो सैट। तो इसरो कोलैबोरेट कर रहा है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ। किसके लिए? एक एक्सपो सेट बनाएगा जो 2023 में ही लॉन्च करेगा। एक्सपो सेट क्या होने वाला है? ये पोलैरिमेट्री मिशन होने वाला है। क्या करेगा? ये बहुत सारे जो एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्सेज होते हैं ना एक्सट्रीम कंडीशन में, उनके बारे में पढ़ाई करेगा। तो इससे पहले भी भेजा था, नासा का भी एक अपना है IXP, हम लोग भेजेंगे इसको अभी। अब इसमें होने वाला क्या है ना, पोलैरिमेट्री का मतलब क्या हो गया? लाइट की ना पोलराइजेशन की जो टेक्निक होती है ना, उसको मेजर करने को ही बोलते हैं पोलैरिमेट्री। तो एस्ट्रोनॉमर्स वगैरह को पता चल जाता है कितने सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, कितना डिस्टेंस से पास कर रहे हैं। तो एक्सरेज की एनर्जी ज़्यादा होती है ना, वेवलेंथ शॉर्ट होती है अल्ट्रावायलेट से। वेवलेंथ जो होती है 0.03 से 3 नैनोमीटर्स तक होती है। तो ये वाला चीज़ थोड़ा याद रखिएगा, मे बी कंपैरिजन में कुछ प्रीलिम्स में कभी आ जाए। नेक्स्ट है जापान्स प्राइवेट मून लैंडर। तो हमारा चंद्रयान भी है, नेक्स्ट मंथ वाली मैगजीन हम लोग पढ़ ही लेंगे। हाकुतो R मिशन 1 है। तो ये हाकुतो लैंडर है, ये लॉन्च किया गया था SpaceX के रॉकेट से फ्रॉम फ्लोरिडा। अब इस लैंडर के अंदर एक रोवर भी है। अब लैंडर का मतलब क्या? देखिए, एक होता है ऑर्बिटर। जब हम लोगों ने लास्ट टाइम भेजा था ना अपना चंद्रयान 2 भेजा था जब हमारा, उसमें हमारे पास वो था, लैंडर था, रोवर भी था, ठीक है। बट क्या हुआ था कि हमारा जो उसमें ना स्पेसशिप में ना कुछ पार्ट्स होते हैं कि भाई ये चीज़ चांद के बार बार रोटेट करती रहेगी, सिग्नल कैच करके यहाँ से सिग्नल अर्थ को भेजती रहेगी और सिग्नल उसके मून के सरफेस पे भेजती रहेगी, ये डिवाइस जो होता है। तो ऑर्बिटर होता है, फिर एक पार्ट जो होता है लैंडर होता है, वो चांद पे जाके लैंड करता है, और एक उस लैंडर में से फिर रोवर निकलता है, जो रोबोट होता है वो उस पर वॉक करता है पूरे सरफेस के ऊपर। तो हमारा ऑर्बिटर तो वहाँ पे था, हमारा जो लैंडर था ना वो क्रैश कर गया था, वो सक्सेसफुल लैंडिंग नहीं हो पाई थी। तो जापान उस पर काम कर रहा है। सो फार USA, रशिया और चाइना ने सॉफ्ट लैंडिंग की है स्पेसक्राफ्ट की मून पर अभी तक। तो अगर इंडिया का चंद्रयान अभी 3 सक्सेसफुल होता है तो अभी 45 डेज का टाइम बताया गया ना उसमें, उस दिन जब लॉन्च किया था उसके बाद से। वाई द स्टडी ऑफ मून इज़ इम्पॉर्टेंट। हमको जो सीजन्स में टाइड्स के रिदम होते हैं वो पता चलते हैं, अर्थ की हिस्ट्री का आइडिया लग जाएगा, सोलर सिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ पता चलेगा, एंड अर्थ में सीस्मिक एक्टिविटीज़ होती है उनकी भी आइडेंटिफिकेशन हो पाएगी कि
हाउ मच इज मून रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग दैम। अ साइन इन स्पेस का प्रोजेक्ट है, तो यूरोप की जो स्पेस एजेंसी है उनका TGO है, ये बेसिकली एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर है, उसको एक इनकोडेड मैसेज मिला था। उसने बेसिकली एक इनकोडेड मैसेज भेजा था अर्थ पे, अपने जो मार्स में घूम रहा है वहाँ पर वो। तो बस यही था, इसमें इतना याद क्या करना मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये टॉपिक मैंने देखा, मुझे लगा क्या इसमें पढ़ोगे तुम। ए साइन प्रोजेक्ट जो है वो पता चलता है कैसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मैसेज को कैसे डिकोड करते हैं। नो नीड टू गो इनटू दिस यार, ये मतलब इसरो का एग्जाम थोड़ी है। न्यू बेल्ट्स ऑफ एस्टेरॉइड, ठीक है जी। जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, और 2022 में मेंस में क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का, उसको कुछ नई बेल्ट मिली है एस्टेरॉइड की। एक स्टार है, इसका नाम है फोमलहॉल्ट, उसके पास में। तो उससे पता चला था कि 2 एडिशनल डस्टी रिंग्स भी हैं, डस्ट के रिंग्स बने हुए हैं, है ना, फोमलहॉल्ट के पास। तो डस्ट अराउंड द स्टार, जो किसी भी स्टार मतलब क्या, जैसे अपना सन है, सूर्य है, ये स्टार ही होता है। तो उसमें जो भी डस्ट होती है इनके आसपास, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कार्बन भी होता है, आयरन भी होता है। तो उसके कारण ही प्लैनेटरी सिस्टम्स बनते हैं एक्चुअल में। तो फोमलहॉल्ट की इसकी बात कर रहे हैं, क्या है ये, पिस्कियस ऑस्ट्रिनस नाम की कोई कॉन्स्टलेशन है, उसका सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है। ये सब मत याद करना भाई, ठीक है, ये आएंगे भी नहीं, और आ गए तो फिर इसके ऐसे याद करने बैठे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इंपॉर्टेंट ये है कि जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, ये नासा का इंफ्रारेड फ्लैगशिप ऑब्जर्वेटरी है। तो नासा, यूरोपियन स्पेस, कैनेडियन स्पेस, सब ने मिलकर इसको बनाया था। एक्सोप्लैनेट, अब एक्सोप्लैनेट क्या होता है, कोई भी प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है। एग्जिट ना, एक्सटर्नल बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, बट एक्सो से मैं आपको थोड़ा सा डिकोड करने में हेल्प कर रहा हूँ, तो उसी को बोलते हैं एक्सोप्लैनेट। तो एक्सोप्लैनेट्स में बहुत सारे होते हैं, रॉकी भी हो सकते हैं, अर्थ के जैसे भी हो सकते हैं, गैस प्लैनेट भी हो सकता है, जैसे जुपिटर पूरा का पूरा गैस है, हमारे अर्थ की तरह वहाँ पे सॉलिड तो कुछ होगा ही नहीं। तो एक नया जुपिटर के ही साइज का एक्सोप्लैनेट है, इसको हम नाम दिया है TOI 4603b। तो हैवीएस्ट डेंसिटी है अभी तक इसकी, तो और जुपिटर से भी 13 टाइम ज़्यादा मास है इसका। ये डिस्कवर किया गया था रिसेंटली। डिस्कवरी जो थी वो PRL, एडवांस्ड रेडियल वेलोसिटी अबू स्काई रिसर्च स्पेक्ट्रोग्राफ, पारस जो है, जो कि माउंट आबू पर है, माउंट आबू राजस्थान में है, वहाँ पर किया गया था। जो इंडियन साइंटिस्ट की टीम थी फ्रॉम द फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद। और भी एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किए गए थे इंडिया के द्वारा, K2 236b, TOI 1789b। तो K2 जो था काफ़ी पॉपुलर हुआ था उस टाइम पे, एक बड़ी डिस्कवरी मानी जा रही थी। 5 तरीके होते हैं किसी प्लैनेट को ढूंढने के, रेडियल वेलोसिटी से, ट्रांजिट से, डायरेक्ट इमेजिंग, ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग एस्ट्रोनॉमी। नो नीड टू गो इनटू दिस। सैटर्न को जानते होंगे, शनि ग्रह जो है। तो डिस्कवरी हुई थी अभी रिसेंटली एक साइंटिस्ट ने, तो उन्होंने 62 नए मून्स डिस्कवर किए थे सैटर्न के पास। तो अब मून जो है सैटर्न के पास हो गए 145। तो पहले जुपिटर के पास बहुत सारे थे, बट बहुत ज़्यादा ओवरटेक कर लिया है। आई थिंक जुपिटर के पास कितने हैं, समथिंग 60 अराउंड ही हैं और टोटल। तो सैटर्न पे मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम है, रिंग्स हैं उसके, कुछ आइस के और रॉक्स के चंक्स पे बने हुए हैं। तेलंगाना पहला स्टेट बन गया है कंट्री में, उसने अपनी स्टेट रोबोटिक का एक फ्रेमवर्क बनाया था। तो सस्टेनेबल रोबोटिक इकोसिस्टम बनाना चाहता है। अब ये याद रखने की चीज़ है, ऐसी चीज़ों पर सवाल आ सकते हैं। क्वाड्स ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क। अब क्वाड क्या है, ये 4 कंट्रीज़ हैं। कौन सी? इंडिया है, जापान है, USA और ऑस्ट्रेलिया है। चारों ने मिलकर क्वाड बनाया था। आपके मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। तो इन्होंने रिसेंटली RAN पे बात की। RAN क्या है, ये भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है जो मोबाइल का नेटवर्क पे कनेक्ट करने में मदद करेगा। तो चारों कंट्रीज़ मिल करके अपनी एक पॉलिसी पे काम कर रही हैं। बस हेल्थ फॉर ऑल की रिपोर्ट आई है, WHO ने रिलीज़ की थी। हेल्थ फॉर ऑल, इसमें जो इसने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे, वैल्यूइंग हेल्थ फॉर ऑल का, ट्रीट हेल्थ एंड वेलबींग हेल्थ वर्कर्स। ये मैंने ना थोड़ा अंडरलाइन किया था। अगर किसी को लगे कि यार मैं तो WHO की एक रिपोर्ट की रिकमेंडेशन मेंस में लिख सकता हूँ, तो ये मेंस में लिखने वाले पॉइंट हैं। पर मेरे को लगा कि मतलब नो नीड टू गो इनटू दिस, अपना जो बेसिक नोट्स बनाते हो वो ज़्यादा बेटर होते हैं आपकी। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होती है WHO के अंदर, वो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है और वो हर साल एक बार लगती है। ये असेंबली मतलब क्या, सभा ही तो होती है ना। तो स्विट्जरलैंड में जहाँ इनके हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पर साल में एक बार इनकी असेंबली होती है। एंड टू कोविड-19 एज FHEIC, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न के तौर पर WHO ने इसको बोला। पहले WHO डिक्लेयर करता है, तो अब WHO कह रहा है कि कोविड-19 इज नो मोर अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, क्योंकि कोविड-19 की डेथ कम हो रही है ना, हॉस्पिटलाइजेशन कम हो रहे हैं, पॉपुलेशन इम्यूनिटी बढ़ती जा रही है, दैट्स वाई। तो 2005 में जो हमारा इंटरनेशनल हेल्थ
IHR क्या था, मैं IHR की फुल फॉर्म मिस कर रहा हूँ, बताना एक बार ज़रा। हम लोग पढ़ते रहते हैं, थोड़ा मिस हो जाता है ऐसे दिमाग से। तो इसका मेंशन तो यहीं पे किया गया था 2005 में। और देखोगे तो कोविड क्या था, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इवेंट ही था, है ना, पब्लिक हेल्थ रिस्क था, दूसरी कंट्रीज़ में भी जाने का इम्पैक्ट था। तो IHR इज़ इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ दैट इज़ लीगली बाइंडिंग ऑन 196 कंट्रीज़। ठीक है, आई थिंक IHR की डेफिनेशन फुल फॉर्म याद दी हुई थी, नहीं है कोई, हाँ ये ना, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस, हाँ ठीक है, आ गए याद। तब मैं सोचूं कि पढ़ा तो हुआ है, अभी अभी थोड़ी देर पहले कहाँ पढ़ा ये। अब ये चीज़ें होती हैं। कोविड-19 में क्या था, इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन करना, कोलैबोरेटिव सर्विलेंस करना, है ना, तो जो भी ऑपरेशनल पिलर्स होते हैं ना, उसके कोर कंपोनेंट्स हैं ये सारे के सारे। तो वही है, मतलब हेल्थ इमरजेंसी में प्रिपेयर्डनेस क्या है, रिस्पॉन्स एंड रेजिलियंस कितना है, उस तरीके से काम करते हैं। नो नीड टू गो इनटू दिस, ठीक है, बस इतना समझ लो कि हाँ ऐसे कुछ काम हो रहा होता है। पता है UPSC की ये जो प्रिपरेशन है ना, इसमें एक्चुअल में पूछेंगे वो चीज़ें कम है। मतलब आप 1000 चीज़ें पढ़ रहे होते हो, तो पूछता वो 5 या 10 ही है बस उसमें से। बाकी जो फिर वो 990 के आसपास हैं, वो आसपास की चीज़ें होती हैं उनको समझने के लिए। तो बस आपने समझ लिया कि अच्छा WHO ना ऐसे ऐसे कुछ पैरामीटर्स पे काम करता है। जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमरजेंसी होती है तो WHO कुछ डिक्लेयर करता है उस चीज़ को, PHEIC। फिर आपने देखा कि यार इसका ट्रेंड खत्म होता है तो WHO इसकी डिक्लेरेशन को भी ख़त्म कर देता है। ठीक है, इनको ऐसे इतना ही समझना होता है बस। एमपॉक्स, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा। एमपॉक्स क्या है, तो WHO ने इसको भी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी में ख़त्म कर दिया था। ये एक वायरल डिजीज, अब ये याद रखने की बात है, मंकी पॉक्स एक वायरल डिजीज, वायरस से होती है, कुछ बीमारियाँ बैक्टीरिया से होती हैं, जैसे TB बैक्टीरिया से होता है, उस तरीके से याद रखना है। फिर ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, पॉक्स विरदे फैमिली को, है ना। बाकी जो पॉक्स वायरस होते हैं उनके जैसा ही होता है। फिलहाल कोई ऐसी एंटीवायरल ट्रीटमेंट इसके लिए अवेलेबल नहीं है। देन वी हैव दिस रेस्पिरेटरी सिंक्शियल वायरस, RSV भी है। US का जो FDA है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसने GSK की एक पहली RSV वैक्सीन है, GSK एक कंपनी है, उसकी एक वैक्सीन है, उसको ओल्डर अडल्ट के लिए अप्रूव दे दिया है। तो ये जो बीमारी है RSV, इसके कारण जो हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है ना, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसके लिए एक वैक्सीन का अप्रूवल दे दिया गया है। थैलेसीमिया बाल सेवा योजना, थैलेसीमिया क्या होता है, थैलेसीमिया इनहेरिट किया जा सकता है, ठीक है, पेरेंट्स से जीन्स में जा सकता है, ये ब्लड डिसऑर्डर है। तो आपका शरीर के अंदर इनफ प्रोटीन नहीं बनते, ठीक है, जो आपके हीमोग्लोबिन को बना सकते हैं, तो उसी के थैलेसीमिया के कारण ही एनीमिया हो सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने रिसेंटली ये थैलेसीमिया बाल सेवा योजना लॉन्च की, 2017 में लॉन्च किया था, इंटरनेशनल हेल्थ मिशन। तो उसका 3rd फेज अभी स्टार्ट हुआ है। देन वी हैव दिस इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलेंस नेटवर्क। अब पैथोजन क्या होता है, जो भी हमारे डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं पैथोजेंस। तो IPSN को WHO ने लॉन्च किया था, नेटवर्क है जहाँ पर आप इन्फेक्शियस डिजीज़ वगैरह को ईजिली डिटेक्ट कर सकते हो, कंट्रीज़ को, रीजन्स को कनेक्ट कर सकते हो, ताकि डेटा कलेक्ट करके आपस में एक दूसरे की गाइडेंस कर दे सकें। एसिनो हैकिन, ये मुझे पहले भी नहीं आया था प्रोनाउंस करना, एक बार नहीं पहले भी आया था, रिपीट हुआ था ये। तो ये जो भी नाम दिख रहा है, ठीक है तुम्हें, तो साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया था इस नए एंटीबायोटिक के लिए। तो इट कैन किल अ डेडली सुपर बग, ये सुपर बग है कोई, सुपर बग मैंने आपको समझा दिया क्या चीज़ होती है AMR वाले टॉपिक में। तो ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, एनवायरनमेंट मिल जाते हैं। ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू ट्रांसपोर्ट, अब ये देखो, पहले क्या था कि आप कोई भी ब्लड वगैरह, है ना, चाहे वो ह्यूमन बींग, एनिमल, कॉप्स वगैरह, लाश वगैरह, कोई डेड एनिमल का जो मरे हुए जानवर की लाश हो तो उसको कैरेकस बोलते हैं ना, बोन्स वगैरह, ये सब चीज़ें ना आप कैरी नहीं कर सकते रेलवेज़ वगैरह में। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन ने नोटिफाई किया था मेट्रो रेलवेज़ के रूल्स, तो उन्होंने अलाउ कर दिया है ह्यूमन ऑर्गन्स और टिश्यूज़ को मेट्रो रेल में ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। ट्रांस फैट का टॉपिक है, तो WHO का जो ट्रांस फैट का एलिमिनेशन वैलिडेशन प्रोग्राम था ना, वो कंट्रीज़ के लिए ओपन कर दिया गया है। ट्रांस फैट क्या होते हैं, ये अनसैचुरेटेड फैट होते हैं जो वेजिटेबल ऑयल से निकलते हैं, ठीक है। तो जनरली जब हम लोग बेक्ड या फ्राइड फूड वगैरह खाते हैं ना, उनमें ज़्यादा होते हैं। 2 तरह के होते हैं, नेचुरली अकरिंग, जो कि डेयरी और मीट प्रोडक्ट में ऑटोमेटिकली पाए जाते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ के द्वारा बनाए जाते हैं, जो भी हमारा पैकेज्ड फूड होता है ना, बेक्ड फूड होता है, उनमें पाया जाता है ये ट्रांस फैट। तो इनके कारण NCD, जो हम लोगों ने टॉपिक ऊपर कवर किया था ना, NCD हो जाती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो जाती है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है ना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इनको रोकने के लिए WHO का एक रिप्लेस स्ट्रेटजी है, मेंस में अगर आए तो रिप्लेस का आपको लिखना पड़ेगा, रिव्यू, प्रमोट, लेजिस्लेट, एसेस, क्रिएट, एनफोर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस, क्योंकि ये टॉपिक मुझे लग रहा है कि आ सकता है।
फिर अपना इंडिया का ईट राइट मूवमेंट भी चलाया गया था, और जो भी फूड मैन्युफैक्चर होते हैं ना उनको लेबल पे मेंशन करना पड़ेगा न्यूट्रिशन वाले में कि या इसमें कोई ट्रांस फैट तो नहीं है। तो ये कुछ स्टेप्स भी लिए गए थे इसको रोकने के लिए। तो अभी इसके लिए एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी हैं, तो इसको एलिमिनेट करने का प्रोग्राम बनाया था WHO ने, उसके लिए एप्लीकेशंस ओपन कर दी हैं। तो WHO के अकॉर्डिंगली 44 कंट्रीज हैं, उसमें इंडिया भी आता है। इन हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस पॉलिसीज़ हैं ताकि हम लोग आने वाले टाइम में ट्रांस फैट को एलिमिनेट कर सकें। राइस फोर्टिफिकेशन, ठीक है। फोर्टिफिकेशन क्या होता है ना, आपका जो अगर घर में जो आप अनाज खाते हो अगर उसमें इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते ना, तो उसको ना डेलिबरेटली बाय चॉइस उसको न्यूट्रिएंट कंटेंट को इंक्रीज़ किया जाता है, उसमें बहुत कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं। तो जो राइस फोर्टिफिकेशन होता है ना उसमें हम लोग आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड ऐड करते हैं। तो एज़ पर द UN की रिपोर्ट ना, इंडिया का जो पायलट प्रोजेक्ट था ना राइस फोर्टिफिकेशन का, जो 2022 में हम लोगों ने बहुत पढ़ा था न्यूज़ में, उसके कारण कुछ एनीमिया के जो पेशेंट थे ना, खास करके जो स्कूल के बच्चे थे, उन्हें थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। UN कह रहा है कि हाँ आप लोग राइस फोर्टिफिकेशन कर रहे हो इंडिया वाले, और अच्छी बात है, स्कूल के बच्चों में एनीमिया की प्रॉब्लम जो थी वो थोड़ी सी कम हो रही है। तो क्योंकि फोर्टिफिकेशन के अंदर ये चीज़ें ऐड करते हैं, आयरन वगैरह तो हेल्प ही करता है इन सब चीज़ों में। सो दिस वॉज अबाउट राइस फोर्टिफिकेशन। देन वी हैव फिजन मोलिब्डेनम 99। प्राइम मिनिस्टर जी ने डेडिकेट किया था, एक ये इसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी है जो कि हमारे जो ट्रॉम्बे कैंपस है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का, वहाँ पर। तो मोलिब्डेनम क्या होता है, ये अपना कोई एलिमेंट ही है, इसका नाम तो मत प्रोनाउंस करना, टेक्नीशियम 99 है, उसी का एक आइसोटॉप होता है। तो जो TC99M है, इसको हम लोग जनरली किसी डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर किसी ऑर्गन के स्ट्रक्चर या फंक्शन को पढ़ना होता है, तो ये उसका एक आइसोटोप है, ठीक है। देन वी हैव दिस रेडियोमेट्रिक डेटिंग। अब रेडियोमेट्रिक डेटिंग क्या होता है, एक इसको हम कार्बन 14 डेटिंग भी बोलते हैं। तो मेथड होता है जिसमें आप किसी ऑर्गेनिक मटेरियल की एज का पता लगाते हो, ठीक है। तो जैसे कार्बन डेटिंग हो गया, ठीक है। तो 3 आइसोटॉप्स होते हैं कार्बन के, C12, C14 बहुत रेयर होता है, और C13 रेयर होता है, और रेडियो वाला जो होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ना इन चीज़ों को ऑब्जॉर्व कर रहे होते हैं, तो उनको यूजिंग द मेथड हम लोग पता लगा लेते हैं भाई ये चीज़ जो है, भाई अगर उसमें 100% C14 होता है एट डेथ के टाइम पर, तो 5730 ईयर्स के ऊपर उसमें 50% C14 रह जाता है। वो कहना ही चाह रहा है कि भाई ये जानवर था, ठीक है, ये पेड़ हो सकता है। इन सब ने क्या किया, एनवायरनमेंट में से कार्बन को एब्जॉर्ब कर लिया। ऐसा आप ऑक्सीजन इनटेक करते हो बट कहीं ना कहीं कार्बन तो एब्जॉर्ब हो ही रहा होता है। तो आपकी हड्डी वगैरह को स्कैन करते हैं, तो उसमें चेक करते हैं C14 कितना है, ठीक है। अगर C14 100% है तो यानी कि अभी आपकी रिसेंटली डेथ हुई है। अगर आपका C14 50% रह गया है तो यानी कि आपकी डेथ 5730 ईयर्स पहले हुई थी, इसका हाफ लाइफ होता है। अगर उसमें 25% बचा है तो 11,000 साल पहले हुई थी, 12.5% बचा है तो 17,000 साल पहले हुई थी। इस तरीके से कार्बन डेटिंग काम करता है। थोड़ा अनस्टेबल है और वीक है ना, हाफ लाइफ इसकी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये जो 50,000 से बियॉन्ड के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, पुराने, इससे ज़्यादा पुराने, उनको चेक नहीं कर सकता। तो रिसेंटली एक स्टडी की गई थी, उसमें पता चला था कि कैल्शियम 14 जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग कार्बन 14 पर रेटिंग के लिए। तो टेक्नोलॉजी होती है, उसका नाम बोलते हैं अट्टा, एटॉमिक ट्रैप ट्रेस एनालिसिस। उसके लिए कैल्शियम 14 की जो हाफ लाइफ है वही बहुत ज़्यादा है, 99,400 ईयर्स। तो उनके पास डिवाइस होती है, वो चेक कर लेती है। अगर ये यहाँ पर बीच में 75% होता तो उसका उनके पास डेटा है, वो ईयर बताते भाई इतने साल पुराना है ऐसे। ये तो हम लोग को थोड़ा आइडिया बढ़ा। तो यहाँ पर हमारी मैगजीन ख़त्म होती है, और मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने इस वाली मैगजीन में बहुत टाइम लगा दिया, मैंने 1 महीना लगा दिया इसको पूरा अपलोड करने में। एक्चुअली मेरा ना ट्रैवल का शेड्यूल ही बड़ा अजीब सा है, मैं कभी कहीं ट्रैवल कर रहा होता, कभी कहीं कर रहा होता हूँ, और हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाता बैठ के रिकॉर्ड कर पाना। बट अभी जो नेक्स्ट वाली आ रही है ना आपकी, जून वाली जो मैगजीन है, वो बिल्कुल टाइम पे आएगी, ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं होगी। जिसने ये मैगजीन यहाँ तक देखी हो, मैं आपसे अनुरोध करूँगा, मैं बाकी तो मैं डिमांड नहीं करता कि शेयर करो, लाइक करो, फलाना करो, पर अगर आप इसके वीडियो के नीचे अगर मुझे मेंशन कर दो कि आपने कंप्लीट कर लिया है, तो मुझे थोड़ा सा एक संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ लोग लास्ट तक पहुँच रहे। पिछली वाली में पूछा था मैंने, अप्रैल वाली में बहुत लोगों ने कमेंट किया था लास्ट वीडियो के अंदर, तो वो थोड़ा सा एक किक मिल जाती है उससे कि हाँ यार लोग पहुँच तो रहे हैं। मेरी गलती थी, मैं वैसे पिछले जब से इसमें चैनल पर मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, मैं कभी इतना लेट नहीं करता था। मैंने मई मंथ की बहुत लेट कर दी मैं, वरना विदिन जब आपकी मैगजीन रिलीज़ होती है ना, उसके 1 सप्ताह में मैं आपको हमेशा अपलोड कर देता हूँ। आप लोग चेक कर लीजिए जाके पहले। एक ही बार हुआ है और लोगों ने बहुत सारे मैसेज किए भी थे, और मैं उन सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। मैं रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा था कभी कभी, तो यार कैसे करूँ रिप्लाई, उसको ये लोग वेट कर रहे हैं। फाइनली हो गया
जून वाली भी रिलीज़ हो ही चुकी है, मैं कल से उसको स्टार्ट कर दूंगा पोस्ट करना। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम, फॉर योर लाइफ, फॉर योर करियर एंड एवरीथिंग।